हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? इस लेक्चर में हम लोग फॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉल्ट एनालिसिस। हर साल इससे क्वेश्चन तो रहना ही रहना है गेट में, है ना। इनफैक्ट जो भी आप एग्जाम देते हो ना एक साल के अंदर, हर एग्जाम में फॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन रहेगा, गारंटी है ना। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए फॉल्ट एनालिसिस। और ये सब चीज पावर सिस्टम 2 में आता है ना। हम लोग पावर सिस्टम को स्टडी करने के लिए थोड़ा आसान लगे, थोड़ा छोटा लगे आपको, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, है ना। पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2। तो पावर सिस्टम 2 में जो है ना, फॉल्ट एनालिसिस हुआ, पर यूनिट हुआ, है ना। उसके बाद आपका स्टेबिलिटी है, लोड फ्लो एनालिसिस है, यही सब टॉपिक है पावर सिस्टम 2 में, है ना। तो ये पावर सिस्टम 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसका ये रीजन है कि जब आप एज एन इंजीनियर कहीं पे प्लेस्ड होते हैं, होपफुली आप लोग हो भी जाएंगे, है ना। चाहे आप पावर ग्रिड में हुए या फिर किसी और भी कंपनी में सपोज करो हुए, तो वहां पे जो आप लोगों से आपका काम रहता है कि जैसे कोई अगर सिस्टम में कहीं पे फॉल्ट हुआ तो वो जाके चेक करना है, या फिर आपको ये चेक करना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, तो इसी सब पे काम करेंगे आप, है ना। तो इसका मतलब जो पावर सिस्टम 2 है, इसका डायरेक्ट यूज क्योंकि इंडस्ट्री में होता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। तो गेट में ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों से फॉल्ट एनालिसिस से पूछा जाएगा, स्टेबिलिटी से पूछा जाएगा, है ना, पावर सिस्टम 2 से पूछा जाएगा, कहने का ये मतलब है ना। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत बेसिक तरीके से आना चाहिए। मतलब आप, सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, है ना, कि आप एक एक क्वेश्चन कर लोगे। चाहे आप कम पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आ जाए या फिर ज्यादा पढ़ना पड़े उसके लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, वॉट एवर इट टेक्स, आपको रिजल्ट लाने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा, है ना। तो बढ़िया से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बैठ के पढ़ाई करनी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो फॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, पावर सिस्टम में फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट बेसिकली वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल चीज, है ना। एबनॉर्मल कहने का मतलब जो चीज नॉर्मल नहीं है कि नहीं। तो फॉल्ट में भी अगर एबनॉर्मल करंट फ्लो होने लगे तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड फॉल्टी कंडीशन, और दैट फेनोमेना इज कॉल्ड फॉल्ट। करेक्ट है। तो अब इस टाइप में, इस तरीके से देखा जाए तो 2 टाइप का कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन, सपोज करो ये कंडक्टर है, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो होना था, है ना, लेकिन इसमें 1000 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा, तब तो ये एबनॉर्मली कंडीशन हो गया ना। 10 एम्पियर की जगह पे 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। दिस कंडीशन इज फॉल्टी कंडीशन। करेक्ट है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा चीज ये हो सकता है कि ये कंडक्टर सपोज करो ओपन हो गया, तो ओपन हो गया तो अब करंट कैसे फ्लो होगा, तो पहले 10 एम्पियर का करंट फ्लो होना था, अब इसमें 0 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक दूसरा कंडीशन हो गया, दूसरा फॉल्ट हो गया, है ना। तो पावर सिस्टम में अगर ऐसे एनालिसिस किया जाए तो 2 टाइप का फॉल्ट हो सकता है। एक वैसा फॉल्ट जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो, और एक वैसा फॉल्ट जिसमें करंट ना हो फ्लो, है ना। वो वैसा कंडीशन जिसमें करंट ना हो फ्लो, है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर सिस्टम फॉल्ट को 2 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। वन इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, एंड अनदर इज ओपन सर्किट फॉल्ट। तो जो ओपन सर्किट फॉल्ट है ना, जिसमें 1 कंडक्टर 2 कंडक्टर होता है ना, तो वो सब चीज हम लोग को नहीं पढ़ाई करनी है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, है ना। तो हम लोग वो चीज पढ़ेंगे, वो फॉल्ट पढ़ेंगे जिसमें करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। करेक्ट है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, है ना। इस सब के बारे में आप डिटेल में देखेंगे, हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, इसको आप क्वेश्चन से देखेंगे, है ना, कि फॉल्ट कंडीशन में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि रेटेड से 20 टाइम्स भी ज्यादा हो जाए, 40 टाइम्स भी ज्यादा हो जाए, है ना। तो ये सब कंडीशन आ सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है फॉल्ट से, सब कुछ देखने वाले हम लोग डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है ना। रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना है ना। ऑल्दो ये क्रैश कोर्स है, लेकिन गेट एकेडमी का क्रैश कोर्स है। इंपॉर्टेंट ये है, गेट एकेडमी का क्रैश कोर्स है, मतलब बाकी के कंपैरिजन में ये फुल कोर्स हो गया, और एक एक क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होगा। करेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब फॉल्ट में जो हम लोग वो फॉल्ट देखेंगे जिसमें करंट ज्यादा हो जाता है ना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग फॉल्ट देखें तो फॉल्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं हम लोग। करेक्ट है ना। फॉल्ट को हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। दिस इज फॉल्ट। फॉल्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। वन इज सिमेट्रिकल फॉल्ट, वन इज सिमेट्रिकल फॉल्ट, एंड अनदर इज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब आप बोलेंगे
कि सर ये दो पार्ट में क्यों किया हम, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली मतलब क्या है ना, तो वो हम आपको बताते हैं। जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास 3 लाइन है कि नहीं, 3 लाइन है हमारे पास नहीं है, पावर सिस्टम में है ये 3 लाइन, RYB 3 फेज पावर ट्रांसमिशन, करेक्ट है। किसी भी तरीके से ये तीनों लाइन आपस में मिल गया, करेक्ट है। अब ये तीनों लाइन आपस में कैसे मिला होगा, तो या तो बहुत तेज आंधी चली होंगी, है ना, या फिर कोई ट्री है ना, लाइव ट्री, आंधी से वो ट्री इस लाइन पे गिर गया होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, कंडक्टिंग पाथ होता है ना लाइव ट्री, है ना, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, करेक्ट है। तो ये 3 करेक्ट है, तो ये जो हो गया ये एक फॉल्ट हो गया, क्योंकि अगर सपोज करो इधर लूप है तो इधर तो अब करंट जाएगा ही नहीं, अब करंट इसमें फ्लो होने लगेगा, है कि नहीं। अब अगर इसमें देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करो, ये तीनों RYB तीनों एक ही जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना, तीनों का रेसिस्टेंस सेम होगा, इंडक्टेंस सेम होगा, तीनों का सब कुछ सेम होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब जब तीनों का सब कुछ सेम होगा, ये सोर्स से लगा होगा, 3 फेज बैलेंस्ड सोर्स से लगा होगा, तो तीनों में करंट जाएगा कुछ, तो इसमें करंट I एंगल 0 डिग्री, इसमें करंट I एंगल -120 डिग्री, और इसमें करंट I एंगल +120 डिग्री। बैलेंस सिस्टम में यही होता है ना कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और फेज 120 से डिफरेंस रहेगा, तो ये तीनों बैलेंस सोर्स से लगा होगा, कहीं ना कहीं जनरेटर से लगा होगा ना ये, तो उसी जनरेटर से कनेक्टेड होगा ना ये लाइन, है कि नहीं, तो उसी जनरेटर से ये बैलेंस्ड करंट आएगा, क्योंकि ये एक ही जैसा आपको नेटवर्क दिख रहा है, RYB एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो इन तीनों में तो सेम करंट आया, तो क्योंकि इन तीनों में सेम करंट आ रहा है, इसीलिए हम इस सबको बोलते हैं सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड, करेक्ट है। जैसे इसका एक एग्जांपल भी हम आपको बताए हुए थे, फिर से एक बार देख लो कि अगर सपोज करो आपके मोहल्ले में 3 घर है, तीनों घर में R फेज, मतलब तीनों घर में एक एक फेज जा रहा है, R फेज एक में, दूसरे में Y, तीसरे में B, करेक्ट है। अगर तीनों घर का वोल्टेज सेम रहे, तीनों घर में करंट सेम जा रहा होगा, तो आप बोलोगे ना कि हाँ सिस्टम बैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल है, सबको एक समान देखा जा रहा है कि नहीं। लेकिन अगर एक में ज्यादा वोल्टेज हो, दूसरे में कम वोल्टेज हो, तीसरे में वोल्टेज हो ही नहीं, तो आप बोलेंगे कि सिस्टम सिमेट्रिकल है, सिस्टम बैलेंस्ड है। आप तो ये बोलेंगे ना पता नहीं सिस्टम ही खराब है कि नहीं। तो सिमेट्रिकल मतलब ऐसा हुआ कि तीनों में सब कुछ सेम हुआ, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, ये तीनों लाइन को क्योंकि कम ये जो है ना सेम आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिकल बोल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सपोज करो हमारे पास ये 3 लाइन है, ओके, ये RYB 3 बार बार लिखेंगे नहीं, सपोज करो ये 3 लाइन है और एक लाइन जमीन पे गिर गया, करेक्ट है। तो अब इसमें तो करंट फ्लो होने लगेगा, है कि नहीं, और बाकी दो तो ऐसे ओपन ही है, तो इन दोनों में तो करंट नहीं हो रहा है फ्लो, लेकिन इसमें तो फ्लो हो रहा है ना, ठीक है। तो इसमें देखो आप, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बाकी दो में नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल हो गया, तीनों में सेम नहीं है, तो दिस इज सिंगल लाइन टू ग्राउंड, करेक्ट है। एक लाइन जमीन पे गिर गया, दिस इज सिंगल लाइन टू ग्राउंड। सिमिलरली दूसरे टाइप में ऐसा हो सकता है कि 2 लाइन है और दोनों लाइन आपस में मिल गया, है कि नहीं, मिलन हो गया दोनों का, तो अब ये तो क्लोज पाथ हो गया ना। अब इस क्लोज पाथ में तो करंट रहेगा ही, है कि नहीं, ये दोनों आपको दिख रहा है कि क्लोज पाथ है, ये दोनों आपस में क्लोज पाथ हो गया, तो इन दोनों में तो करंट रहेगा ही। लेकिन इसका क्या, ये बेचारे तो ऐसे ही लटक रहा है, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये हो गया लाइन टू लाइन, और ये अनसिमेट्रिकल ही तो हुआ ना, तीनों में तो सेम नहीं रहेगा। अब तीसरे टाइप का एक कंडीशन हो सकता है, तीसरे टाइप का कंडीशन हो सकता है ऐसा करके कुछ, ये दोनों आपस में तो मिला ही और दोनों मिलके ग्राउंड पे मिल गया, है कि नहीं। तो अब इसका मतलब ये डबल लाइन टू ग्राउंड हो गया, दोनों लाइन मिलके ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया, है कि नहीं। तो अब इसमें देखो आप, इसमें भी इन दोनों में करंट रहेगा, लेकिन इसमें नहीं रहेगा, ऊपर वाले में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये भी अनसिमेट्रिकल हो गया, ये भी अनसिमेट्रिकल हो गया। दिस इज कॉल्ड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, करेक्ट है। तो अनसिमेट्रिकल में ये तीनों फॉल्ट है, और सिमेट्रिकल जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो हमारा जो स्टडी है, हमारा जो ये टॉपिक है, हमारा जो आज का लेक्चर है, वो किस पे डेडिकेटेड है, क्या पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में, हम लोग पढ़ेंगे ये सिमेट्रिकल फॉल्ट, करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्यादा डेंजरस फॉल्ट होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस फॉल्ट होता है ना ट्रांसमिशन लाइन पे बोल रहे हैं, याद रखना ये चीज। सबसे ज्यादा डेंजरस फॉल्ट जो होता है ट्रांसमिशन लाइन पे, वो होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट ही, है ना, सबसे ज्यादा डेंजरस। इसलिए जो सबसे ज्यादा डेंजरस है पहले उसी को पढ़ लो,
है कि नहीं? हम क्या बोले, ट्रांसमिशन लाइन पे सबसे ज्यादा डेंजरस होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। जनरेटर की बात हम नहीं किए, जनरेटर पे सबसे ज्यादा डेंजरस होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सब चीज हम प्रूफ करके आपको बताएंगे। पहले हम लोग अनसिमेट्रिक पहले हम लोग सिमेट्रिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अनसिमेट्रिकल पढ़ेंगे। करेक्ट है? अलग अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा ना आपको, ठीक है? और थोड़ा सा बस आप ये समझना कि जो भी हम बताएं, आप क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आपको डेवलप करना है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज ध्यान में रखना है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगा। गेट में तो क्वेश्चन ही पूछेगा ना आपसे, गेट में तो न्यूमेरिकल ही पूछेगा ना, मोस्टली 90% तो न्यूमेरिकल ही पूछेगा। तो न्यूमेरिकल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं ना, कैसे डाटा को इधर उधर करते हैं, वो चीज आपको आना चाहिए और वो आ जाएगा, है कि नहीं? बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? तो सिमेट्रिकल फॉल्ट से अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, होपफुली ये आपको डिवीजन क्लियर हो गया, है ना? अब अगर देखें, ये सबसे ज्यादा डेंजरस फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, तो हम लोग को इसको स्टडी करना है सबसे पहले। ओके, आप अच्छा एक सेकंड आप ये पूछेंगे इसमें कि सर इसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन सा होता है, सबसे ज्यादा चांस किसका है फॉल्ट होने का, है ना? तो सबसे ज्यादा बार जो फॉल्ट होता है, चलो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको दे दे रहे हैं। इन चारों में 4 टाइप का फॉल्ट हो गया, आपको समझ में आ गया ये। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, सबसे ज्यादा बार फॉल्ट होता है, तो वो होता है लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द फॉल्ट आर लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट। ओके, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द फॉल्ट जो भी आप देखते हैं सिस्टम में, दैट फॉल्ट इज लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट। करेक्ट है? क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन है लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट होने का। जैसे कोई एक 3 लाइन, मतलब जैसे मान लो टावर से कनेक्टेड है 3 लाइन, ठीक है? और किसी एक लाइन का जो टावर से कनेक्टेड है उसका इंसुलेशन फेल हो गया, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि टावर तो ग्राउंडेड है ना, तो वो तो कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर देगा ग्राउंड तक। करेक्ट है? एक ये हो गया। हो सकता है आंधी चले और एक लाइन जमीन पे गिर गया, हो सकता है पेड़ गिरे और एक ही लाइन को टच करे। करेक्ट है? तो ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि बहुत सारा रीजन भी इसका होता है। करेक्ट है? उसके बाद 7% इज डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। करेक्ट है? उसके बाद 5% चांस होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट का। करेक्ट है? और सबसे कम चांस जो होता है 3%, वो होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट का, जो सबसे ज्यादा डेंजरस फॉल्ट है। तो हम चाहेंगे अभी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कम से कम हो, लेकिन अगर एक बार हो गया तो तहस नहस कर देगा सिस्टम को। जो आप देखते हो ना कि कभी कभी लाइफ में देखे होंगे कि एक लाइन एकदम आग लग गया है उसमें, ठीक है? ट्रांसफार्मर के पहले पूरा आग लग गया, तो वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत मतलब 3 फेज फॉल्ट हुआ हो सकता है वहां पे, है कि नहीं? तो 3 फेज फॉल्ट, या जिसको सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं, बहुत डेंजरस फॉल्ट है और ये बहुत कम बार होता है, ठीक है? लेकिन अगर एक बार होगा तो इस सिस्टम को तहस नहस कर देगा। करेक्ट है? तो इसको हम लोग देखना है, बहुत डेंजरस फॉल्ट है ये सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो हम लोगों को इसको डिटेल में देखना है, इसमें हम लोगों को एक एक चीज देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करेक्ट है? देखिए आप इसके बारे में कुछ पॉइंट देखो। सबसे पहला चीज क्या है? दिस फॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल लाइन, क्योंकि इसमें आप ये देखें ना कि तीनों लाइन आपस में मिल गया था, है ना? तो दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज ट्रिपल एल फॉल्ट, एज ये तीनों लाइन आपस में मिला हुआ है, इसलिए ट्रिपल एल फॉल्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। और ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ट्रिपल एल जी कहने का मतलब कि ये तीनों लाइन तो आपस में मिला ही। करेक्ट है? तीनों लाइन तो आपस में मिला ही, और ये ग्राउंड में भी मिल गया। अब ये ग्राउंड में मिल गया तो इसको, ये दोनों सेम कैसे हो सकता है यार? यहां पे ग्राउंड में भी कनेक्शन है, यहां पे तो ग्राउंड में कनेक्शन है ही नहीं, तो ये दोनों सेम कैसे है? तो ये प्रूफ करके हम बता रहे हैं कि दोनों सेम है। कैसे? तो सपोज करो इसमें करंट आई एंगल 0 फ्लो हो रहा है कि नहीं? इसमें करंट आई एंगल -120 फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट आई एंगल +120 फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल ही आपको दिख रहा है इतने दूर तक, है कि नहीं? तो सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड में मैग्नीट्यूड सेम होता था और एंगल 120 का गैप होता था। 3 फेज सर्किट में हम बता चुके हैं आपको, बहुत डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं उसमें, है कि नहीं? तो अब अगर हम लोग देखें कि इसमें अगर हम लोगों को करंट निकालना है, अगर इसमें हम लोग को IN निकालना है, सपोज करो IN जो ग्राउंड में जा रहा है कि नहीं? तो अगर IN हम लोगों को निकालना है तो IN इक्वल टू सिंपली KCL, है कि नहीं? तो सिंपली KCL अगर हम लोग लगाएं तो IN इज इक्वल टू I एंगल 0 प्लस I एंगल -120 डिग्री प्लस I एंगल
प्लस 120 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं ये सेम वेक्टर है, तीनों मतलब सेम मैग्नीट्यूड का और तीनों 120 के गैप पे है ना। तो समेशन इसका डायरेक्ट 0 हम लोग लिख सकते हैं, बता चुके हैं इस चीज को, ध्यान से याद करना आप, है ना। तो ये डायरेक्ट 0 हो सकता है। कुछ कुछ चीज ध्यान में रखना, एक तो ये समझ में आ गया ना कि ये फॉल्ट एनालिसिस में बहुत काम आएगा। तीनों वेक्टर आई है ना, सेम है और 120 के गैप पे है तीनों, तो तीनों का समेशन कितना होना चाहिए? 0। याद रखना ये चीज, है ना। फॉल्ट एनालिसिस में बहुत काम आएगा, बार बार काम आएगा। और इसको अगर फॉल्ट मतलब एकदम वेक्टर से कैलकुलेटर से और ऐसे करने लगोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको डायरेक्ट ही याद रखना, कुछ कुछ चीज डायरेक्ट ही याद रखना। जैसे एक और चीज होता है, सपोज करो दो वेक्टर है, करेक्ट है, ए और ए 30 मतलब 60 डिग्री पे है दोनों, करेक्ट है, दोनों 60 डिग्री पे। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा सिंपली ये हो जाएगा a√3, है ना। याद रखिएगा डायरेक्ट। और रिजल्ट क्योंकि ये दोनों सेम है, a और a दोनों सेम है, तो ये बिल्कुल बीच से जाएगा, ठीक है। तो a√3 होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा ये चीज, ये सब बार बार हम नहीं बोलेंगे, अगली बार से हम नहीं, मतलब ये चीज हम नहीं बताएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लिखेंगे आंसर। तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, रट लो बढ़िया से बैठ के, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। तो in इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब in इक्वल टू 0 हो गया, इसमें जब करंट 0 हो गया, तो इसको हम हटा भी तो सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल LG और ट्रिपल L फॉल्ट नथिंग बट सेम, बोथ ऑफ दिस फॉल्ट्स आर सेम, है ना। ट्रिपल L फॉल्ट और ट्रिपल LG फॉल्ट आर सेम। याद रखना ये चीज, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और इसी को हम लोग 3 फेज फॉल्ट भी बोलते हैं, है कि नहीं। इसी को हम लोग 3 फेज फॉल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि तीनों फेज आपस में कनेक्टेड है। ये R फेज है, ये Y फेज है और ये B फेज है, तीनों फेज आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग 3 फेज फॉल्ट भी इसको बोलते हैं, है ना। ये सब इंट्रोडक्शन है, ये सब बेसिक है ना, जो थोड़ा आपको एक फील आ जाए, करेक्ट है। तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर अब उसके बाद एक चीज देखना है, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है? सेकेंड पॉइंट है, एज दिस फॉल्ट इज बैलेंस्ड इट कैन बी एनालाइज्ड ऑन सिंगल फेज बेसिस। Any balanced system can be analyzed on single phase basis. कैसे? Any system can be analyzed on single phase basis. Any balanced system हम बोल रहे हैं, balanced system. तो इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, अदरवाइज एक बार फिर से आप देख लो, ठीक है। देखो आप कैसे होता है, क्या होता है। सपोज करो हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, ओके। सपोज करिए हमारे पास 3 फेज सिस्टम है। सपोज करो 10 एंगल 0 डिग्री वोल्ट है, ये सपोज करो 10 एंगल माइनस 120 डिग्री वोल्ट है, एंड दिस इज 10 एंगल प्लस 120 डिग्री वोल्ट। एज दिस इज बैलेंस्ड, एज दिस सोर्स आर बैलेंस्ड। कैसे बैलेंस्ड है? मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 120 का गैप, है कि नहीं। एंड लोड इज ऑल्सो बैलेंस्ड। दिस इज सपोज करो लोड है, सपोज दिस इज 2 ohm एंड दिस इज ऑल्सो 2 ohm। सोर्स इज कनेक्टेड टू लोड, ओके, ऐसा है ये। तो देखो अब ये कंप्लीट बैलेंस्ड सिस्टम हो गया। कंप्लीट बैलेंस सिस्टम कैसे है? तो सोर्स भी बैलेंस्ड है, लोड भी बैलेंस्ड है, करेक्ट है। और ये चीज हम आपको 3 फेज में बता चुके हैं कि जब ये बैलेंस्ड रहेगा ना, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट का होगा न्यूट्रल पे। सिमिलरली यहां पे जो वोल्टेज होगा ये भी कितना होगा? 0 वोल्ट का होगा, है कि नहीं। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे हम लोग, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है ना, तो दोनों को एक लाइन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो आपसे पूछेगा, ये R है सपोज करो, ये Y है सपोज करो और ये B है। तो आपसे पूछेगा IR आप निकालो, IY निकालो आप, और IB निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप कैसे आपका IR IY और IB आप कैसे यहां पे पता कर सकते हैं? तो क्योंकि ये 0 वोल्ट है, यहां पे 10 एंगल 0 डिग्री का वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट मतलब ये 10 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, क्योंकि इसके क्रॉस का पोटेंशियल है ना। बैटरी का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लो ये 10 वोल्ट है, तो मतलब ये 10 वोल्ट क्या है? 10 वोल्ट इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। कहने का मतलब इफ दिस इज 10 वोल्ट, दिस विल बी इक्वल टू 10 sorry, if this is 0 volt, then this voltage will be 10 volt. Similarly, if this is 1 volt, then this voltage will be 11 volt. Potential difference should maintain at 10 kilovolt, मतलब 10 volt, है ना। Similarly, अगर ये -1 volt होता तो ये कितना होता? 9 volt,
है ना। तो मतलब ये चीज याद रखिएगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। सिमिलरली 10 एंगल 0 डिग्री वोल्ट है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इफ दिस इज 0 वोल्ट दिस विल बी इक्वल टू 10 एंगल 0 डिग्री वोल्ट। यहां से यहां तक कोई ड्रॉप ही नहीं, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, है कि नहीं। तो ये 10 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो अब IR इसमें कितना आ जाएगा, इसमें IR सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो 10 एंगल 0 डिग्री माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, दिस शुड बी इक्वल टू 5 एंगल 0 डिग्री एम्पियर। सिमिलरली IY अगर हम लोग निकालें, IR हम लोग पता करने की कोशिश करें तो कर भी लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 0 वोल्ट, तो दिस शुड बी इक्वल टू 10 एंगल माइनस 20, तो दिस शुड बी 10 एंगल माइनस 120, this is 10 angle minus 120, this will be 10 angle minus 120, so this will be 10 angle minus 120, potential difference is 10 angle minus 120 degree minus 0 divided by 2, this is equal to 5 angle minus 120 degree। Similarly IB भी आ जाएगा, है ना। सिमिलरली IB भी आ जाएगा, IB क्या रहेगा 10 एंगल प्लस 120 डिग्री माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं। तो ये बैलेंस्ड सिस्टम, सोर्स भी बैलेंस्ड है, लोड भी बैलेंस्ड है, सिस्टम बैलेंस्ड है, करेक्ट है। तो आप जो ये तीनों अलग अलग पता किए हो, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये बैलेंस्ड है तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम किसी एक फेज का लिखें, है ना, सपोज करो R फेज का लिखे 10 एंगल 0 डिग्री और फिर ये R, ये सिंगल फेज हो गया, ठीक है, ये सिंगल फेज हो गया। अब हम लोग इसमें करंट निकाल लें, इसमें करंट निकालेंगे तब तो ये बहुत ही इजी आ जाएगा। तो IR अगर हम लोग को यहाँ पे पता करना होगा तो IR इज सिंपली 10 एंगल 0 डिग्री, पोटेंशियल इज 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 ओम, तो इक्वल टू 5 एंगल 0 डिग्री। एंड यू नो एज दिस सिस्टम इज बैलेंस्ड, this system is for balanced system, if IR is 5 angle 0 degree, you can write IY directly, this will be equal to 5 angle minus 120 degree and IB will be equal to 5 angle plus 120 degree, करेक्ट है। तो मतलब ऐसा हुआ कि अगर ये बैलेंस्ड सिस्टम है तो हम लोग सिंगल फेज बेसिस पे कर सकते हैं एनालिसिस, एक फेज का आ गया तो दूसरे फेज का भी, तीसरे फेज का तो डायरेक्ट आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, है ना, 5 5 5 मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, एंगल 120 का गैप है, माइनस 120 एक में प्लस 120 दूसरे में, है ना। समझ में आ गया ये चीज। तो जब भी सिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस करेंगे जो कि बैलेंस्ड होता है तो हम लोग उसको सिंगल फेज बेसिस पे कर सकते हैं, है कि नहीं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में ऐसा नहीं कर सकते। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होगा, तो उसको भी हम लोग बैलेंस्ड में कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की, उसको भी हम लोग सिमेट्रिकल में कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। कैसे करते हैं, तो बाय यूज ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। वो कैसे करते हैं, तो वो जब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि जब भी बैलेंस्ड सिस्टम रहे तो आप बैलेंस सिस्टम में 3 फेज, देखो कितना पेन का खर्च करना पड़ेगा आपको, है ना, कितना टाइम लगेगा इसको एनालिसिस करने में। तो बेटर ये है ना कि सिंगल फेज में करो। आप सिंगल फेज में आ गया, IR आ गया तो IB तो अपने आप आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है कि नहीं। तो इतना समझ में आ गया। तो जब भी बैलेंस सिस्टम रहे तो उसको आप सिंगल फेज बेसिस पे कर सकते हैं एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया, करेक्ट है। तो ये समझ में आ गया, 2 पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली एक थर्ड पॉइंट क्या है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस फॉल्ट, सर्किट ब्रेकर रेटिंग इज डिसाइडेड बाय दिस फॉल्ट। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि सर्किट ब्रेकर ऐसा होना चाहिए, रेटिंग ऐसा होना चाहिए उसका कि जो मैक्सिमम करंट है उसको भी वो ब्रेक करे, है कि नहीं। सर्किट ब्रेकर का काम ही है ना, जब फॉल्ट होता है ना तो जो फॉल्टी सेक्शन है उसको हेल्दी सेक्शन से अलग कर दो आप जल्दी से। तो वो तो इसका रेटिंग ऐसा होना चाहिए ना कि मैक्सिमम फॉल्ट के केस में भी इसको ये ऑपरेट होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब मैक्सिमम फॉल्ट होता है 3 फेज फॉल्ट में, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब 3 फेज फॉल्ट ही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है ना 3 फेज, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो इसीलिए हम लोग जो सर्किट ब्रेकर का डिजाइन करेंगे वो किस पे करेंगे, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट पे, है ना, इसको डिजाइन करेंगे हम लोग। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम एक बेसिक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा कैसे आ सकता है, पावर फैक्टर क्या होता है, लोड का वोल्टेज क्या होगा, उसको फॉल्ट क्यों बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट अभी देखते रहना आप लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा लंबा ये क्लास चल सकता है, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत लंबा हो रहा है, तो पावर सिस्टम यार है ही बहुत लंबा, है ना। तो ऐसा हो सकता था कि हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दें क्रैश कोर्स के नाम पे, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दें 1-2, तो ऐसे फील नहीं आता,
पावर सिस्टम पढ़ने का मतलब है कि पावर सिस्टम का फील आपको आना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि आपको ये कॉन्फिडेंस दे कि गेट का तो सारा क्वेश्चन कर ही लोगे आप, और इंटरव्यू का भी सारे क्वेश्चन कर दोगे आप, सारे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। और इंटरव्यू में जब जाओगे ना एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, है ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछेगा पावर सिस्टम से, इलेक्ट्रिकल मशीन से और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। याद रखना ये चीज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसा ही हुआ है, 6-7 साल के एक्सपीरियंस में इतना हमको पता चल गया, है ना। तो इसलिए आपको हर ये जो तीनों सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। तो चलो अब यहां पे हम आपको बताते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट में जो 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है और हेल्दी चीज, मतलब फॉल्ट मतलब क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसको हम समझाने के लिए 2 सर्किट ले रहे हैं। एक ऐसा कर रहे हैं कि हेल्दी सर्किट ले रहे हैं हम, ऐसा है, सपोज करो 10 एंगल 0 डिग्री वोल्ट ले रहे हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस, और ये हम लोग यहां पे हमारा घर का लोड है, करेक्ट है, ये लोड है। सपोज करो दिस इज 1 ओम, J1 ओम, ओके, एंड दिस इज 1 प्लस J1 ओम है। हम लोग ऐसे रैंडमली कोई वैल्यू ले लिए हैं अभी। ये घर है हमारा, है ना, घर जैसा दिख नहीं रहा, बोलोगे घर कहां दिख रहा है सर, तो ये उसका इंपीडेंस हम लिए हुए हैं, है ना। ऑब्वियसली ये सर्किट आपको दिख रहा है कि क्लोज है, तो करंट आएगा, घर में हमारे पावर आएगा, ठीक है। एक दूसरा सर्किट हम लोग ले रहे हैं, वो कुछ दूसरे टाइप से। सर्किट तो बेसिकली देखा जाए तो यही है, 10 एंगल 0 डिग्री, एंड दिस इज J1 ओम, और ये घर था हमारा। लेकिन घर से जस्ट पहले यहां पे क्या हुआ कि सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया। घर से जस्ट पहले सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया। सिंगल फेज बेसिस पे तो कर ही सकते हैं क्योंकि बैलेंस्ड है ना। तो घर से जस्ट पहले सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया, करेक्ट है। तो ये क्या है, दिस इज हेल्दी कंडीशन, दिस इज हेल्दी कंडीशन। हेल्दी कंडीशन मतलब ऐसा कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ है ना। और ये क्या है, फॉल्टी कंडीशन, दिस इज फॉल्टी कंडीशन, दिस इज फॉल्टी कंडीशन, करेक्ट है। तो अब देखो, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, पावर फैक्टर निकाल रहे हैं, सब कुछ, है ना। तो आपको यहां से सब कुछ क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो देखिए आप यहां पे कि इस केस में अगर करंट देखें हम लोग, अगर इस केस में हम लोग करंट देखें तो आई हेल्दी करंट अगर हम लोग यहां पे देखें तो क्या होना चाहिए। अगर IH अगर हम लोग यहां पे देखें, आई हेल्दी करंट देखें तो 10 एंगल 0 डिग्री पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस इज 1 प्लस J2, करेक्ट है। दैट मीन्स ये कितना रहेगा, 10/√5, और एंगल कितना रहेगा, -tan इनवर्स 2, है कि नहीं। tan इनवर्स 2/1 डिनोमिनेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर में जाके माइनस आ जाएगा, करेक्ट है, इतना आ गया। अब इस केस में अगर देखें हम लोग फॉल्टी करंट IF, देखो अब यहां पे तो करंट आएगा ही नहीं ना, इसमें तो करंट आएगा नहीं क्योंकि इससे जस्ट पहले शॉर्ट सर्किटेड है। क्यों नहीं आएगा करंट इसमें, तो मतलब अगर ये 0 वोल्टेज है तो ऑब्वियसली ये भी 0 वोल्टेज है ना, यहां पे भी 0 वोल्टेज। अब यहां पे 0 वोल्टेज तो यहां पे भी 0 वोल्टेज है ना, इस पॉइंट पे भी 0 वोल्टेज, यहां पे भी 0 वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इस लोड के क्रॉस 0 हो गया, तो इसमें तो कोई करंट आएगा ही नहीं, लोड में तो कोई करंट आएगा ही नहीं। तो यहां पे अगर IF देखें, फॉल्ट करंट हम लोग देखें, तो दिस फॉल्ट करंट विल बी इक्वल टू 10 एंगल 0 डिवाइडेड बाय J1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 एंगल -90 डिग्री एम्पियर, करेक्ट। ओके, तो देखिए अब दोनों, ये हेल्दी कंडीशन था और ये फॉल्टी कंडीशन है। तो करंट आपको ज्यादा किस में दिख रहा है, फॉल्टी कंडीशन में। तो लाइन में करंट ज्यादा किस में है, फॉल्टी कंडीशन में, करेक्ट है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ये चीज। मतलब ये है कि ए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या जो भी अभी पढ़ रहे हैं, ए सिमेट्रिकल फॉल्ट इज ए कंडीशन वेयर वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, करेक्ट है। ऑल्दो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 10/√5 और यहाँ पे 10 ही है, √5 टाइम्स ही है, लेकिन वो तो हम डाटा कुछ ऐसा लिए है ना। तो फॉल्ट में करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट में। तो इतना आपको समझ में आ गया इस सर्किट से, पहला चीज। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे देखो वोल्टेज 10 एंगल 0 डिग्री है, तो वोल्टेज 10 एंगल 0 डिग्री, वोल्टेज 0 डिग्री के डायरेक्शन में। करंट यहाँ पे -tan इनवर्स 1/, मतलब -tan इनवर्स 2 है, करंट -1/, तो मतलब क्लॉकवाइज। तो ये जो थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री तो आपको नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री तो नहीं दिख रहा है। तो जब 90 डिग्री नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर विल नॉट बी 0,
करेक्ट है, पावर फैक्टर यहां पे 0 नहीं होगा। किस पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं हम? ये जो यहां से पावर फैक्टर है, सोर्स से जो पावर फैक्टर आपको जा रहा है, किस पावर फैक्टर पे पावर सप्लाई हो रहा है ना, तो वहां पे ये 0 नहीं है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो अगर इस केस में पावर फैक्टर आप देखेंगे तो आप देखें वोल्टेज 10 एंगल 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री के डायरेक्शन में, करेक्ट है। और करंट कहां पे है? 10 एंगल -90 डिग्री, तो 10 एंगल -90 डिग्री, तो ये -90 डिग्री के डायरेक्शन में 10, करेक्ट है। दिस इज वोल्टेज, है कि नहीं? तो यहां पे करंट देखिए 10 एंगल -90 डिग्री के डायरेक्शन में, तो यहां पे पावर फैक्टर कितना होगा? 90 डिग्री है ना। पावर फैक्टर क्या होता है? V और I के बीच का एंगल। पावर फैक्टर का अगर आपसे डिफिनीशन पूछे विदाउट यूजिंग वर्ड वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, पावर, ये सब कैसे करोगे आप? कैसे पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन करोगे आप पावर फैक्टर को? तो जस्ट ये सोचना, हम डिफिनीशन बता दे रहे हैं। खैर यहाँ पे हमको उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर फैक्टर इज ए फैक्टर, बेसिकली दिस इज एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर होता है ना, तो एपरेंट पावर इज टोटल पावर, करेक्ट है। तो पावर फैक्टर इज ए फैक्टर विच सेज कि मतलब टोटल पावर में से कितना फैक्टर एक्टिवली काम हुआ है कि नहीं? तो ये इंटरव्यू सबके लिए याद रखिएगा ये चीज। तो यहाँ पे cos फाई, यहाँ पे पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? cos फाई इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0। देखो अब, तो अब ये फॉल्टी कंडीशन में क्या हो रहा है? फॉल्टी कंडीशन में क्या हो रहा है? जो पावर फैक्टर है वो 0 हो रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और क्वेश्चन पूछ भी सकता है। मान लो ऐसा कोई सर्किट दे दे, मतलब मान लो कि 4 ऑप्शन दे दे, है ना, V और I का ग्राफ बना के, है कि नहीं, और आपसे पूछे कि अब ये बताओ कि चारों ऑप्शन में कहां पे 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ है ना। आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप क्या ढूंढोगे? आप ये ढूंढोगे कि जहां पे V और I के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहे, जहां पे पावर फैक्टर 0 रहे, है ना। तो जिस ऑप्शन में V और I के बीच में 90 डिग्री का जो है ना एंगल रहेगा, पावर फैक्टर 0 रहेगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे फॉल्ट हुआ होगा, करेक्ट है। तो ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स में इतना बताने की जरूरत नहीं थी, है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि एक भी नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन पूछे, तो आप लोगों से सॉल्व होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये सब चीज डिस्कस करते हैं, है ना। थर्ड यहां पे क्या हो सकता है ना, पावर फैक्टर के बारे में समझ में आ गया। फॉल्ट में 0 पावर फैक्टर इन कंडीशन ऑफ फॉल्ट इन 3 फेज कंडीशन, करेक्ट है। अब हाँ, इस सब में सारे केस में ऐसा कर रहे हैं कि लाइन का जो रेसिस्टेंस है वो सब निगलेक्ट कर रहे हैं हम, जो कि ऑल्दो निगलेक्ट कर भी सकते हो आप, है ना। अब तीसरे केस में है कि लोड का जो पावर है यहां पे 0 तो नहीं होगा, I² इंटू R तो कुछ होगा पावर, है कि नहीं। इसमें पावर जो होगा वो I² इंटू R होगा। रेसिस्टेंस में जो पावर जाता है वो एक्टिव पावर होता है, लेकिन इस केस में पावर कितना हो जाएगा? इस केस में पावर हो जाएगा 0, क्योंकि जब इसमें कोई करंट गया ही नहीं तो पावर कहां से भाई, है ना। तो यहां पे तो पावर 0 हो जाएगा, करेक्ट है। और तीसरा एंड मतलब फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे देखो, अगर वोल्टेज देखें आप, वोल्टेज लोड वोल्टेज देखें, तो ये तो डेफिनेटली 0 नहीं होगा। कैसे 0 नहीं होगा? तो कुछ करंट जा रहा है, कुछ रिएक्टेंस है, तो टोटल I इंटू Z करेंगे तो 0 कैसे आ सकता है? ठीक है, करंट तो है ही ना कुछ, है ना, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। लेकिन अब इस केस में अगर हम लोग वोल्टेज देखें, तो इस केस में वोल्टेज विल बी इक्वल टू डायरेक्ट 0, क्योंकि करंट 0 जा रहा है, तो I इंटू Z इक्वल टू 0, और ऐसे भी ये पैरेलल में शॉर्ट सर्किटेड है तो 0 वोल्ट, करेक्ट है। तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट इज ए कंडीशन वेयर वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज with very low power factor, with very low power and वेरी लो वोल्टेज, है ना। ये सब लोड का है, और ये जो है ना सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट का आप लोग को डेफिनेशन लिख लो, इस चीज को खुद से लिख लो, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार फिर से डिक्टेट कर दे रहे हैं, इसको लिख लेना आप लोग कि 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट इज ए कंडीशन वेयर वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज एट वेरी लो पावर फैक्टर, है ना, एंड द लोड वोल्टेज एंड लोड पावर इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट का कंप्लीट डिफिनीशन है, लिख लेना, याद रखना, इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है, करेक्ट है। तो ये सब तो चीज हो गया।
अब आपसे पूछे, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन लेके देखिए, हम नॉर्मल चीज आपको डेफिनेशन बताने के लिए इतना किया हम, लेकिन अब अगर गेट में क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता कि इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, ये सर्किट दे देगा, बोलेगा आप करंट निकालो, फॉल्ट करंट निकालो और आपको 2 मार्क्स दे देगा। ऐसा तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं पूछेगा। तो अब जो पावर सिस्टम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अब उन सब चीज को हम लोग को डिस्कस करना है कि नहीं? जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब चीज को अब हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब वो सब चीज, करेक्ट है, क्वेश्चन लेके। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सब चीज समझ में आ गया होगा और समझ में आना भी चाहिए। ये सब एक्चुअली देखे ना हम लोग तो बुक में नहीं दिया हुआ है इतना डिटेल में, है ना, कहीं पे भी नहीं है ना, हमेशा गेट एकेडमी आगे ही रहेगा, करेक्ट है। तो ये सब चीज अब, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? हम बहुत चीज नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप लोग लिखना और आप लोग रिजल्ट लाना, करेक्ट है। अब देखो नया चीज, अब हम लोग क्वेश्चन ओरिएंटेड कुछ हम लोग देखेंगे, है ना, जो गेट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हो सकता है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अब यहां पे देखो क्वेश्चन से हम लोग देखें, एक क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग को ये दिख रहा होगा, व्हाइट बैकग्राउंड में है तो होपफुली आप लोग को ये दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे गेट में ही पूछेगा, ईएस में ही पूछेगा, हर जगह पूछेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि रेटिंग वेटिंग दिया हुआ है, सब रेटिंग दिया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट है, इसमें सारा रेटिंग दिया हुआ है, 11 किलो 50 MVA x इक्वल टू J0.2, ये सब रेटिंग दिया हुआ है, ये सब कुछ रेटिंग दिया हुआ है। एक चीज यहाँ पे देख लेना, ये XG डबल डैश दिया रहेगा क्वेश्चन सब में, करेक्ट है, कहीं कहीं क्वेश्चन पे XG डबल डैश दिया रहेगा, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। अब ये क्या होता है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस? तो आप बस ये समझो कि ये रिएक्टेंस है ना। सब ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है, ये सब चीज के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, करेक्ट है। दिस इज सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, बेसिकली अभी आप ये समझिए रिएक्टेंस है ये, है ना, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। और ये मतलब मोटर के केस में ये ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है, ऐसा मतलब आप ये समझो कि बस अभी रिएक्टेंस है ना। मतलब इनफैक्ट एक चीज याद भी रख लेना कि यहाँ पे जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है इस केस में, जनरेटर के केस में और मोटर के केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये सब ट्रांजिएंट ऑल्दो आपको अभी नहीं पता है, अभी हम आपको नहीं बताएं, लेकिन आगे तो बताएंगे ही ना। तो इस चीज को अभी याद रखना कि जनरेटर के केस में सब ट्रांजिएंट लिए हुए हम लोग और मोटर के केस में ट्रांजिएंट लिए हुए हैं, करेक्ट है। अब इसमें क्या बोला, अच्छा एक चीज यहाँ पे 121 किलो वोल्ट, करेक्ट है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर्स बिफोर T2 से पहले 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया, T2 से पहले 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया, है ना। तो फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट, तो आपसे इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है ना, इसमें एक शॉर्ट सर्किट करंट आपको निकालना है, इसमें ISC आपको निकालना है, फॉल्ट करंट आपको पता करना है। कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, ये है कि नहीं। चलो इसमें एक क्वेश्चन, एक चीज और भी ऐड कर लो कि एज्यूम द पावर सिस्टम वाज PS इज पावर सिस्टम वाज एट नो लोड प्रायर टू फॉल्ट होने से पहले, प्रायर टू फॉल्ट, करेक्ट है, प्रायर टू फॉल्ट होने से पहले पावर सिस्टम नेटवर्क जो था ना वो नो लोड पे था, करेक्ट है। दो ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो सिस्टम नो लोड पे होगा या फिर सिस्टम लोड पे होगा, है ना। तो दोनों अलग अलग कंडीशन अलग अलग तरीके से हम लोग देख लेंगे तो आप लोग के लिए इजी तो हो जाएगा ना, आप लोगों को क्लियर कट आइडिया लग जाएगा ना कि किस कंडीशन में क्या करना है हम लोगों को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली अलग अलग कर चुके हैं हम, है ना। तो अब यहां पे देखो, और अच्छा एक चीज हम बताएं, जनरली फॉल्ट एनालिसिस जो किया जाता है ना वो नो लोड पे ही किया जाता है ना। ठीक है, लोड पे रहने पे भी फॉल्ट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एनालिसिस अगर करेंगे सर्किट ब्रेकर का रेटिंग सबको इंस्टॉल अगर हमको करना होगा ना, कहीं पे सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना होगा ना, तो हम लोग नो लोड पे ही इंस्टॉल करेंगे, नो लोड पे ही फॉल्ट वहां पे करके देखेंगे, फॉल्ट वहां पे एनालिसिस करके देखेंगे, सिमुलेशन करके देखेंगे हम लोग कि कितना करंट जा रहा है, उसमें कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर को हम लोग वहां पे लगा देंगे, है ना। तो अगर हम लोग करें तो फॉल्ट एनालिसिस जनरली नो लोड पे ही किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि लोड पे भी होगा तो फॉल्ट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट है। अब लोड पे होगा तो कैसे करेंगे फॉल्ट एनालिसिस, वो अगले क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे। इसमें नो लोड पे था सर्किट, करेक्ट है।
दोनों कंडीशन हो सकता है गेट में। तो अब हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए बोल रहे है कि नहीं। तो रिएक्टेंस डायग्राम हम आपको बता चुके हैं, रिएक्टेंस डायग्राम बहुत डिटेल में हम लोग देख चुके हैं, सारा केस लेके देख चुके हैं। तो रिएक्टेंस डायग्राम हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, है ना। रिएक्टेंस डायग्राम के लिए अलग से जो मेरा वीडियो है, जो नहीं देखे वो जाके पढ़ो बढ़िया से। गेट में अगर सारा क्वेश्चन करना है तो जाके अच्छे से पढ़ो। और बार बार हम एक चीज बोल रहे हैं, बैठ के पढ़ाई करो, लेट के मत पढ़ना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहां पे देखिए आप कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहां पे रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है, करेक्ट है। सबसे पहले रिएक्टेंस डायग्राम, तो रिएक्टेंस डायग्राम क्या है, कुछ नहीं है, बन जाएगा रिएक्टेंस डायग्राम। तो जनरेटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज जनरेटर, है ना। और ट्रांसफॉर्मर T1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज ट्रांसफॉर्मर T1, करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मर को ऐसे लिखते हैं हम लोग पर यूनिट में, रिएक्टेंस में। फिर ट्रांसमिशन लाइन, तो दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, करेक्ट है, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन। आफ्टर दिस देयर इज ए ट्रांसफॉर्मर T2, तो ये T2, ठीक है, ये T2 आ गया। T2 है ना, एक मूवी में आया था ना, सोने क्या था, सोनू के T2 की स्वीटी, इसी टाइप का था ना कुछ, है ना। तो वो T2 नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर T2 है। ये मजाक किए तब, ये हंसी नहीं आई होगी आप लोग को, हमको पता है। ये T2 है और ये फिर ये मोटर है, ये मोटर है, करेक्ट है। तो रिएक्टेंस डायग्राम तो यही है कि नहीं। और फिर आप सपोज करो कि कॉमन बेस पे हम लोग सब कुछ ले लिए, है ना, कॉमन बेस पे हम ले लिया। बेस क्या होता है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन में रहता है, ये सब चीज हम आपको रिएक्टेंस डायग्राम में बता चुके हैं। तो सपोज करो कॉमन बेस पे हम लोग ले चुके हैं, तो दिस इज इक्वल टू J0.2 pu ही रहेगा, 0.2 pu ही रहेगा, सारा J0.2 pu ही रहेगा, J0.2 pu ही रहेगा। क्वेश्चन में है क्योंकि ऐसा है ना, ये अलग अलग भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन बेस। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन बेस ले लिए ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। और अगर अलग अलग MVA, अलग अलग किलोवोल्ट सब पे रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी आप देख चुके हैं रिएक्टेंस डायग्राम में। जस्ट रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लिए, है ना। क्योंकि सर्किट नो लोड पे है, नो लोड मतलब क्या, नो करंट, करेक्ट है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लोड मतलब जब जनरेटिंग साइड्स में देखोगे, लोड मतलब करंट, करेक्ट है। तो नो लोड मतलब नो करंट, हाई लोड मतलब हाई करंट, मॉडरेट लोड मतलब मॉडरेट करंट, करेक्ट है। तो करंट इज डायरेक्टली लोड, आप बोल सकते हो। तो क्योंकि लोड पे है, नहीं है ये, तो करंट यहां पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब 0 करंट होना चाहिए तो इसका मतलब इन दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। कहने का मतलब 11 किलोवोल्ट अगर बेस वोल्टेज ले यहां पे, तो दिस इज 1 एंगल 0 एंड दिस इज ऑल्सो 1 एंगल 0। ये याद रखिएगा, नो लोड पे है ये, है कि नहीं, ठीक है। 11 किलोवोल्ट बेस वोल्टेज हम लोग यहां से इससे पहले लिए हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो ये ऐसा हो गया। अब आपसे पूछ रहा है यहां पे कि T2 से पहले शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, T2 से पहले शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, तो हो गया, हम लोग करंट निकाल लेंगे बस, और क्या। यहां पे हम लोगों को अब ISC निकालना है कि नहीं, ISC हम लोग को पता करना है। तो ISC अब कैसे पता करोगे आप, ISC हम लोग कैसे पता करेंगे, ये चीज आपको पता करना है। तो देखो, इस सर्किट में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अब यहां पे देखिए, अगर ISC हमको निकालना है, हम आपको 2 मेथड से बता रहे हैं, है ना, 2 मेथड से हम बता रहे हैं। सबसे पहले बहुत इजी मेथड जो आप नेटवर्क में पढ़ते हैं, है ना, तो ये ISC इधर से भी आएगा, करेक्ट है। इससे सुपरपोजिशन थ्योरम, तो पहले इसको देखो, तो इससे भी आएगा करंट और फिर इससे भी आएगा करंट, करेक्ट है। तो अगर ISC हम लोगों को यहां पे निकालना होगा, अगर हम लोग को यहां पे निकालना होगा, तो ISC हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1 एंगल 0 वोल्टेज है यहां पे, डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस कितना है यहां पे, J0.6। तो मैग्नीट्यूड अगर देखें तो 1/0.6, मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं, उसी से तो मतलब है हमको, है ना। एंगल ये J क्या बता रहा है कि 90 डिग्री लैग कर रहा है, करेक्ट है। और ISC ये हो गया, प्लस ये मतलब ISC 1 मान लो, ये ISC हम लोग यहां से 1 मान ले रहे हैं, और ये ISC 2 ले रहे हैं यहां पे, है ना। तो ये टोटल ISC 1 प्लस ISC 2 इज इक्वल टू ISC आ जाएगा, करेक्ट है। तो ISC 2 अब यहां पे कितना रहेगा, ISC 2 अब यहां पे कितना रहेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय J0.4, करेक्ट है, 1 डिवाइडेड बाय J0.4 टोटल इंपीडेंस, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड यहां पे जस्ट 1/0.4। तो अब अगर यहां से हम लोग को ISC निकालने के लिए बोले, तो ISC अब यहां पे कितना हो जाएगा, ISC यहां पे क्या हो जाएगा, तो ISC इज इक्वल टू 1/0.6 प्लस 1/0.4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/0.24, शायद यही होगा, 1 बाय यही होगा, है ना, 1/0.24
24। करेक्ट है। तो ये पर यूनिट में है, क्योंकि सब कुछ तो पर यूनिट में हम लोग लिए हुए हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट तो आ ही गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें तो शॉर्ट सर्किट करंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो अगर आपको बोले ये पर यूनिट में है ना, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप लोगों से बोलेगा कि आप इसका एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालो, है ना, एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, ये तो पर यूनिट में है ना, आपसे बोलेगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालो, तो कुछ नहीं करना है, बस बेस से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोगों को अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट यहां पे निकालना है तो ISC, अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? एक काम करो, हम लोग इस सबको मिटाते हैं। इतना आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ISC इतना आ गया है, ओके। ISC इतना 1/0.24 आ गया है। यार कितना मीटर हो रहा है, बच ही जाता है थोड़ा बहुत। ISC 0.24, 1/0.24 आ गया, करेक्ट है। अब इसको पर यूनिट, तो ये तो पर यूनिट में है ना, अगर आपको इसको एक्चुअल वैल्यू में ये जो है ना कैलकुलेट करना है तो ISC शॉर्ट सर्किट करंट इन एक्चुअल, तो ISC जो PU में आया था इनटू I बेस हम लोगों को करना होगा, है कि नहीं? इनटू I बेस हम लोगों को करना होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब I बेस कैसे निकालेंगे? तो देखो आप, I बेस हम लोगों को कैसे निकालना है, फॉल्ट यहां पे कहां पे हो रहा है, इस चीज को नोटिस करना, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। फॉल्ट हम लोग को कहां पे निकालना है? यहां पे फॉल्ट हो रहा है ना, 121 किलोवोल्ट वाले लाइन पे हो रहा है, इधर 121 किलोवोल्ट वाला लाइन है, तो I बेस भी हमको यहां पे लेना पड़ेगा, करेक्ट है। इस चीज को ध्यान से समझना, मिस्टेक मत करना आप लोग। तो यहां पे कैसे रहेगा? तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ISC PU हमारे पास कितना आया था? 1/0.24, 1/0.24 PU इनटू I बेस कितना होना चाहिए? तो बेस MVA हम लोग सपोज करो इतना लिए हुए हैं, 11 किलोवोल्ट, बेस किलोवोल्ट 11 किलोवोल्ट एंड बेस MVA इज 50 MVA, सपोज करो हम लोग इतना लिए हुए हैं, है ना, ऑन लोअर वोल्टेज साइड ऑफ T1, ऑन लो वोल्टेज साइड ऑफ T1, करेक्ट है। तो अब अगर देखें तो 11 किलोवोल्ट तो यहां से यहां तक है ना, तो यहां से यहां तक बेस किलोवोल्ट कितना रहेगा? 121 किलोवोल्ट, और बेस MVA तो थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन सेम ही रहता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे बेस MVA कितना रहेगा? 50 MVA, है कि नहीं। तो अब अगर यहां से हम लोग को I बेस निकालना होगा तो हम लोग को, क्योंकि इस पे निकालना है तो हम लोग ये वोल्टेज लेंगे, करेक्ट है। तो I बेस कितना होना चाहिए? 50 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय MVA डिवाइडेड बाय, आपको ये भी फॉर्मूला आना चाहिए, MVA इज इक्वल टू √3 इंटू V इंटू I, करेक्ट है। तो I यहां से हम लोग निकालेंगे तो MVA डिवाइडेड बाय √3 इंटू किलोवोल्ट कितना है? तो 121 इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा एम्पियर में, है कि नहीं। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट आ गया एम्पियर में, है ना, इसमें कोई दिक्कत है? ये तो कितना आसान हो गया, है ना। अब एक चीज आता है शॉर्ट सर्किट MVA, है कि नहीं। अब एक चीज आता है शॉर्ट सर्किट MVA, लोग इसको इतना ज्यादा हवा बना देते हैं ना कि यार शॉर्ट सर्किट MVA बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ मत करो, नेटवर्क का यूज करो जस्ट, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसानी से जो आप जानते हो वही करो, है कि नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, है ना। अति सर्वर्थ वर्जेत, है ना, तो जो चीज है जो आप जानते हो उसी का यूज करो और उसी के यूज से आप आंसर निकालो, है ना। तो ISC तो यहां पे हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ये तो चलो ISC हम लोगों को यहां पे एक्चुअल पता चल गया, अगर हम लोगों को सर्किट ब्रेकर अब इंस्टॉल करना होगा, यहां पे हम लोगों को सपोज करो एक सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना है, यहां पे हम लोगों को एक सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना है, करेक्ट है। तो सर्किट ब्रेकर का MVA कितना होना चाहिए, है कि नहीं। सर्किट ब्रेकर सबका जो रेटिंग होता है ना MVA में होता है, करेक्ट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग होता है, वो सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो सर्किट ब्रेकर और जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है ना उसमें हम लोग देखेंगे, अदरवाइज अभी देखिए तो सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग होता है MVA में होता है। तो आपसे पूछेगा इस सर्किट ब्रेकर का MVA कितना होगा, तो क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट MVA, है ना, शॉर्ट सर्किट MVA। तो अगर हम लोग SC शॉर्ट सर्किट MVA निकालना चाहें तो करंट तो आ ही गया हमारे पास, ISC तो आ ही गया हमारे पास, ठीक है, ISC तो आ ही गया, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ISC तो आ ही गया, तो शॉर्ट सर्किट अगर MVA निकालना होगा हम लोगों को तो √3 इंटू VL इंटू ISC हम लोग कर सकते हैं। सिंपल यही फॉर्मूला होता है MVA का, √3 इंटू V इंटू I, है कि नहीं। ये सब एक्चुअल वैल्यू में है,
है कि नहीं, क्योंकि आईएससी हम लोग एक्चुअल वैल्यू में निकाल चुके हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, पर यूनिट में भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग। तो ये शॉर्ट सर्किट एमवीए इतना आ गया। अब देखो √3 तो है ही, इनटू वीएल, फॉल्ट कहां पे हुआ है, 121 किलो वोल्ट लाइन पे, है कि नहीं। तो जो फॉल्ट 121 किलो वोल्ट लाइन पे हुआ है, तो वोल्टेज इस लाइन का लेंगे हम लोग 121 किलो वोल्ट पे। तो 121 किलो वोल्ट इंटू 10⁻³ कर देंगे, किलो में है क्योंकि, इंटू आईएससी कितना हो गया 50 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.24 इंटू √3 इंटू 121 इंटू 10⁻3। तो 121 इंटू 10⁻3 और √3 तो कैंसिल होके ये शॉर्ट सर्किट एमवीए अब कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.2। क्योंकि एमवीए में है तो 10⁻6 को हटा दो आप, तो क्योंकि एमवीए में है तो 10⁻6 को हम लोग हटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा शॉर्ट सर्किट एमवीए, यहां से अगर देखें तो शॉर्ट सर्किट एमवीए हम यहां पे लिख रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट एमवीए कितना रहेगा 50 डिवाइडेड बाय 0.24 एमवीए। यहां पे देखो ये तो नेटवर्क का ही यूज है ना, ये कुछ है, इस क्वेश्चन में कुछ था, √3 इंटू वीएल इंटू आईएससी, ये तो सब जानते हो, है ना। ये तो बार बार हम लोग, करीब हमको याद है कम से कम 18 बार तो हम ये फॉर्मूला लिखे हैं अभी तक, ठीक है, इस लेक्चर में नहीं, आज तक के लेक्चर में, है ना। तो देखो √3 इंटू वीएल इंटू आईएससी आ गया। वीएल कौन सा वीएल लिए जहां पे फॉल्ट हुआ, आईएससी तो हम लोग एक्चुअल निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट एमवीए आ गया हमारे पास एमवीए में। तो अब ये जितना एमवीए आएगा ना, तो सर्किट ब्रेकर का रेटिंग या तो इतना ही एमवीए होगा या फिर इससे ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो सर्किट ब्रेकर जो प्रैक्टिकली अगर देखो तो एक स्टैंडर्ड रेटिंग में आता है, जैसे 250 एमवीए का आएगा, 300 एमवीए का आएगा, 500 एमवीए का आएगा, 1000 एमवीए का आएगा, ऐसे आता है ना। तो जितना आया ना, तो इसके सबसे पास वाला जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहां पे लगा देंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया, मतलब ये काम हो गया। तो शॉर्ट सर्किट एमवीए सिंपल सी ऐसी बात है, लोग ज्यादा हुआ बना देते हैं कि हाँ हम बहुत स्टाइलिश तरीके से बताएं, हम ये किए वो किए, वो आप करो ही मत, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा नेटवर्क लगाओ आप, है कि नहीं। ये एक तरीका था शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालने का, ये एक तरीका था फॉल्ट करंट निकालने का, ठीक है। तो एक ये तरीका है। ये तरीका पता है कब अच्छा है, ये तरीका अच्छा तभी है जब आपके पास जब दो ही टाइप का, इसी टाइप का दो ही रहे, इस टाइप का, है ना, एक जनरेटर हुआ एक मोटर हुआ, कुछ इस कम रहे, तो छोटे छोटे नेटवर्क के लिए ऐसा ठीक है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप सपोज करो 50 जनरेटर है ना, 25 जनरेटर है, तो फिर आप कैसे करेंगे, है ना। तो फिर ऐसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। और पावर सिस्टम में जैसी फॉल्ट होता है ना, तो फॉल्ट आपको 10 मिलीसेकंड से 30 मिलीसेकंड तक ठीक करना है। तो अगर क्वेश्चन ही सॉल्व तुम करते रह जाओगे 2 घंटे तक, तो हुआ सिस्टम खराब हुआ, फिर पूरा इंडिया गया, है कि नहीं। तो आपको क्विकली करना है कि नहीं, बहुत जल्दी करना है आपको, है ना। तो एक बेसिक तरीका ये हो गया, आपको फिर क्विकली करना है। तो क्विकली कैसे करेंगे आप, वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो एक ये तरीका हो गया था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया, शॉर्ट सर्किट एमवीए वाला ये चीज समझ में आ गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक तरीका, समझ के ये आंसर याद रखना। हम जो दूसरे मेथड से करेंगे ना, उससे भी इतना ही आंसर आना चाहिए, याद रखना ये चीज, है ना। अब देखो दूसरे तरीके से, करेक्ट है। अब हम लोग जो करेंगे, और वो जो तरीका होगा वो यूनिवर्सल है, हम लोग हर जगह उसी तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट है। तो अब देखो दूसरा तरीका, पहले तो ये सर्किट हम बनाते हैं, ठीक है। पहले ये सर्किट हम कुछ इस टाइप का बनाते हैं, यहां पे ये जनरेटर, फिर ट्रांसफार्मर था, फिर ट्रांसमिशन लाइन था, फिर T2 था ट्रांसफार्मर, और फिर ये मोटर था, करेक्ट है। क्या है ये, यहां पे 1 एंगल 0 डिग्री था, 1 एंगल 0 डिग्री था, करेक्ट है। नो लोड पे है ना, तो दोनों 0 डिग्री पे है ना। ये हम आपको बता चुके हैं कि हायर एंगल से लोअर एंगल की तरफ एक्टिव पावर फ्लो होता है इन केस ऑफ इंडक्टिव कनेक्शन, हायर एंगल से लोअर एंगल की तरफ, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें लोड है ही नहीं, तो दोनों सेम ही है 0 डिग्री पे। ये कितना था J0.2, दिस इज J0.2, दिस इज J0.2, दिस इज J0.2, दिस इज J0.2 एंड दिस इज ऑल्सो J0.2, करेक्ट है। हम लोगों को क्या था, यहां पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया था, करेक्ट है। तो यहां पे इसको हम रेड से दिखाते हैं क्योंकि ये फॉल्ट है, यहां पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया था, आईएससी हम लोग को निकालना है यहां पे, करेक्ट है। यही चीज था, यही क्वेश्चन था। अब हम लोग इसको क्या करते हैं ना, दूसरे तरीके से करते हैं,
करेक्ट है। वो जो तरीका है वो हम लोग बोलते हैं बाय यूज ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट, और इसी से हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये, बाय यूज ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट। देखो अब थेवेनिन इक्विवेलेंट से अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो ये एफ वाला पॉइंट है ना, ठीक है, ये जो एफ वाला यहां पे आपको पॉइंट दिख रहा है, ये एफ, करेक्ट है, ये एफ है, फॉल्ट, चलो वो तो शायद आपको दिखेगा ही नहीं, कलर ऐसा है उसका, दूसरे कलर से लिख रहे हैं, इस कलर से लिखें क्या, किस कलर से लिखें, इसी में तो हम कंफ्यूज होते हैं कलर कौन सा यूज करें। ये सपोज करो एफ पॉइंट है, ठीक है, और ये ग्राउंडेड है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, आपको करंट तो इसी में निकालना है ना, आईएससी तो इसी लाइन में आपको निकालना है ना। तो थेवेनिन जो हम लोग को निकालना होगा, थेवेनिन जो हम लोग लगाएंगे, थेवेनिन सर्किट जो हम लोग बनाएंगे, वो किसके क्रॉस करेंगे, एफ और ये सपोज करो ग्राउंड है जी, है ना। तो एफ और जी के बीच में हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट यूज करना है ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एफ और जी के बीच में बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर बना लेंगे एफ और जी के बीच में, तो वो थेवेनिन इक्विवेलेंट कुछ इस टाइप का होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। तो ये यहां पे कितना है, ये ETH सपोज करो, दिस इज ETH एंड दिस इज JXTH, दिस इज ETH एंड दिस इज JXTH, करेक्ट है। अब ये दिस पॉइंट इज F, दिस पॉइंट इज F एंड दिस पॉइंट इज G। फॉल्ट कहां से कहां, F और G के बीच में हो रहा है, F वाला पॉइंट ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया, तो F और G के बीच में फॉल्ट हो गया, करेक्ट है। तो हमको इसी में करंट निकालना है। अब बात ये आती है ना कि ETH आप कैसे निकालेंगे, XTH आप कैसे निकालेंगे, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है कि नहीं। ऑल्दो ये नेटवर्क में आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। ETH जो निकालते हैं हम लोग, ETH जो पता करते हैं हम लोग, तो ETH जहां पे जिस लाइन के क्रॉस आपको ETH निकालना है ना, या थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है ना, जिस लाइन के क्रॉस, उसको आप ओपन कर दो, करेक्ट है। ओपन करने का मतलब आप इसको हटा दो, तो F और G के बीच में निकालना है हम लोग को, तो F और G के बीच में हटा दिए। फिर हम लोग को क्या करना है, इसके बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, क्योंकि ओपन हो गया तो इसलिए ओपन सर्किट वोल्टेज हमको VOC के, ये VOC निकालना है, तो दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज शुड बी एज करंट इन दिस सर्किट प्रायर टू फॉल्ट इज 0 एज द सर्किट वाज एट नो लोड, एज द करंट वाज 0, देन यहां पे क्या होना चाहिए, करंट 0 है तो यहां से यहां तक कोई ड्रॉप होगा, करंट 0 है तो कोई ड्रॉप है ही नहीं, यहां से यहां तक कोई ड्रॉप है ही नहीं, I इंटू टोटल इंपीडेंस करेंगे तो 0 आएगा, तो जो वोल्टेज हम लोग यहां पे लगाएंगे वही वोल्टेज यहां पे आ जाएगा, करेक्ट है। तो ETH इक्वल टू VOC इज इक्वल टू 1 PU, करेक्ट है। समझ में आ गया ये चीज, फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ये 1 है कि नहीं, ये 1 है, और यहां से यहां तक कोई ड्रॉप आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि करंट 0 है तो ड्रॉप कैसे, I इंटू R या I इंटू X होता है ना ड्रॉप, या I इंटू Z होता है ना वोल्टेज ड्रॉप, है कि नहीं। तो I इंटू Z, तो यहां से यहां तक 0 आपको दिख रहा है, तो I इंटू Z, क्योंकि 0 दिख रहा है तो कोई ड्रॉप नहीं है, कोई वोल्टेज में ड्रॉप मतलब वोल्टेज में कमी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज हम लोग लगाएंगे वही वोल्टेज VOC यहां पे आ जाएगा, तो VOC आ गया 1 PU, करेक्ट है। और XTH अब हम लोग कैसे निकालेंगे, XTH हम लोग कैसे ऐसे करेंगे कि इसके अक्रॉस हम लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है ना, और शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट करना है वोल्टेज सोर्स को, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, करेक्ट है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब वोल्टेज को हम लोग को 0 करना है, ठीक है। एंड फाइंड इक्विवेलेंट इंपीडेंस अक्रॉस F एंड G, है ना। आप क्या करिए, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस निकालना है यहां पे, हम लोग क्या करेंगे, पहले वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 0 वोल्ट, अब इसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, हम यहां पे बना रहे हैं फिर मिटा देंगे, ऐसा होना चाहिए, हमको इसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है, हमको इसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। देखो अब तो ये और ये दोनों सर्किट पैरेलल में हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये तो कॉमन वोल्टेज हो गया, और इसके अगर सपोज करो V है तो इसके टोटल के क्रॉस V माइनस 0 वोल्टेज, और इन टोटल के क्रॉस V माइनस 0 वोल्टेज, तो दोनों पैरेलल में हो गया ना, वोल्टेज सेम है दोनों के क्रॉस, तो दोनों पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं अब यहां पे, तो दोनों पैरेलल में हो गया, दोनों जब पैरेलल में हो गया
तो x इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे x इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय x इक्विवेलेंट। अगर हम लोग देखें, हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, तो x इक्विवेलेंट या XTH अगर हम लोग निकालें तो 0.6, तो j 0.6 इंटू यहां से यहां तक j 0.6 होगा ना, इंटू j 0.4 डिवाइडेड बाय j 0.4 प्लस 0.6, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 0.24, तो XTH आ गया यहाँ पे, करेक्ट है। तो ETH भी आ गया, XTH भी आ गया। जब नो लोड पे है तो वोल्टेज इज 1 pu, क्योंकि ये भी 1 pu, ये भी 1 pu, नोटिस करो इस चीज को। तो दिस इज 1 pu एंड दिस इज इक्वल टू कितना है, J 0.24 pu में है, करेक्ट है। याद रखना, तरीका याद रखना, XTH तो समझ ही गए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल लेना जहां पे फॉल्ट आपको निकालना है, और ETH VOC इक्वल टू ETH जो होगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 pu, करेक्ट है। तो इन सब चीज को अब हम मिटा रहे हैं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे आप देखो कि क्या देखोगे, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कि अगर हमको यहां पे ISC निकालना है तो निकाल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो ISC अगर यहां पे पता करना होगा हम लोगों को, तो ISC इज इक्वल टू सिंपली ETH डिवाइडेड बाय ISC हो जाएगा, सॉरी XTH हो जाएगा, ETH डिवाइडेड बाय XTH हो जाएगा, है कि नहीं, ETH डिवाइडेड बाय XTH हो जाएगा। एंड एज ETH इज इक्वल टू 1 pu एंड एट नो लोड जनरली ETH विल बी इक्वल टू 1 pu, याद रखना इस चीज को, जनरली ETH विल बी इक्वल टू 1 pu, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.24, जस्ट हम लोग मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट उस केस में जो दूसरे तरीके से किए थे उसमें भी तो इतना ही आया था ना, 1/0.24, अब इसमें भी 1/0.24 आ गया, करेक्ट है। इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसमें देखिए आप, ISC तो इतना आ गया, करेक्ट है। अब अगर आपको I एक्चुअल निकालने के लिए बोले, है ना, ISC तो इतना आ गया समझ में, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम एक चीज लिख दे रहे हैं कि जनरली ETH इज इक्वल टू, जनरली ETH इज इक्वल टू 1 pu, है ना, एट नो लोड पे है तो 1 pu, जनरली ETH इज इक्वल टू 1 pu। तो ISC इज इक्वल टू यहां पे कितना होना चाहिए, ISC इज इक्वल टू 1/XTH। जनरली ऐसा होता है, जब भी सर्किट नो लोड पे रहे तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, है ना। तो ISC इज इक्वल टू 1/XTH PU, दिस इज इन PU, है ना। तो अब यहां पे देखिए ISC तो इतना आ गया। अब अगर इसको एक्चुअल वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है तो सेम यही तरीका है, सेम तरीके से आप कर सकते हैं। तो ISC एक्चुअल अगर हम लोग देखें तो ISC इन PU इनटू I बेस करेंगे हम लोग, यहां पे भी सब जो भी पिछले केस में देखे हुए थे उसी का यूज अब हम लोग को यहां पे भी करना है। तो ISC कितना है, 1/0.24 इनटू I बेस कितना होना चाहिए, I बेस इज इक्वल टू 50 MVA, तो हम लोग लेके चले हुए थे, है कि नहीं। तो 50 MVA तो 10⁶ MVA में है, क्योंकि डिवाइडेड बाय √3 इंटू, और फॉल्ट कहां पे हो रहा था, 121 किलोवोल्ट लाइन पे, यह भी चीज नोटिस करना है। तो 121 इंटू 10⁻3 ये एम्पियर में हो जाएगा, करेक्ट है, ये एम्पियर में हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये एम्पियर में हो गया, है कि नहीं। तो ये आ गया एम्पियर में, कुछ नहीं है यार, नेटवर्क है, ये सही बता रहे हैं, पावर सिस्टम बहुत इजी है। तो इतना आ गया, ISC एक्चुअल आ गया यहाँ पे। जब ISC एक्चुअल आ गया तो आपसे अगर हम ये पूछें कि अब इस केस में ऐसे भी आप शॉर्ट सर्किट MVA निकालो, तो शॉर्ट सर्किट MVA अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट सर्किट MVA वही होगा ना जो इस शॉर्ट सर्किट में जाएगा, है कि नहीं। शॉर्ट सर्किट MVA मतलब वही MVA जो इस शॉर्ट सर्किट में जाएगा, तभी तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाएंगे ना हम लोग, इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको ओपन करने के लिए। तो अब शॉर्ट सर्किट MVA अगर हम लोग देखें तो इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट MVA कितना होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज पे ही डिपेंड करेगा ना। शॉर्ट सर्किट MVA वोल्टेज अगर रहेगा तभी तो कुछ MVA पावर सप्लाई करेगा ना वो। तो दिस शॉर्ट सर्किट MVA इज इक्वल टू ETH इनटू ISC इन PU, यही तो होगा, करेक्ट है। अब तरीका देखो, है ना, तरीका देखो, बस ये सब PU में होना चाहिए। तो अब अगर यहां पे देखें तो मतलब ETH कितना था, 1 PU, है कि नहीं, जनरली 1 PU ही होता है। तो PU हटाओ इसको, आप ऐसे कर सकते हैं, इनटू ISC कितना है पर यूनिट में, ISC इज इक्वल टू 1/0.24 PU,
है ना। तो शॉर्ट सर्किट एमवीए तो इतना ही हो गया। और एक चीज हम बता रहे हैं आपको, हम पर यूनिट में बता चुके हैं, पर यूनिट में जो 3 फेज का जो पावर आता था ना, वो कितना था, वीपीयू इंटू आईपीयू इंटू कॉस थीटा। तो वीपीयू इंटू आईपीयू क्या था, 3 फेज का अपरेंट पावर। वीपीयू इंटू आईपीयू क्या था, 3 फेज का अपरेंट पावर। याद रखिएगा ये चीज, उसमें √3 या 3 नहीं था। तो सिमिलरली यहां पे √3 या 3 नहीं है ना। तो आप ये मत करिएगा पर यूनिट में 3 या √3 लगा देना, नहीं लगता है 3 या √3, करेक्ट है। तो आपको ये 3 फेज का शॉर्ट सर्किट एमवीए इन पर यूनिट आ गया, है कि नहीं। 3 फेज का शॉर्ट सर्किट एमवीए इन पर यूनिट आ गया। अगर आपको इसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, अगर आपको इसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, ये पर यूनिट में है तो एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो एससी एमवीए एक्चुअल अगर देखें, वो तो पर यूनिट में है ना। तो अगर एक्चुअल देखें तो कितना रहेगा, एससी एमवीए शॉर्ट सर्किट एमवीए इनटू एस बेस, है ना, इंटू एस बेस। तो अब ये यहां पे कितना आना चाहिए, शॉर्ट सर्किट एमवीए यहां पे 1/0.24 इंटू पर यूनिट, और एस बेस कितना था, 50 एमवीए ही लिए हुए थे ना हम लोग। तो ये कितना आ गया, ये आ गया शॉर्ट सर्किट एमवीए, ये 50 है, 80 जैसा दिख रहा है लेकिन है 50। मेरा हैंड राइटिंग इतना बढ़िया है ना, ठीक है, कि हमको खुद ही नहीं समझ में आता कभी कभी, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट एमवीए यहां पे आ गया, शॉर्ट सर्किट एमवीए एक्चुअल 50/0.24, यही आया था उस केस में भी, जो पिछले तरीके से जो किए हुए थे उसमें भी ऐसा ही आया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो आपको शॉर्ट सर्किट एमवीए कुछ भी नहीं है, जस्ट नेटवर्क से ही करना है, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट सर्किट एमवीए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, है ना। तो वो निकालेंगे कैसे, वो कैसे पता करेंगे, तो करंट आ गया, वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक्चुअल में करना है तो √3 इंटू VL इंटू ISC कर लेंगे हम लोग, जो भी पावर का फॉर्मूला है, अपरेंट पावर का फॉर्मूला है। पर यूनिट में करना है तो ये होता है, पर यूनिट में 3 फेज का पर यूनिट पावर ऐसे निकालते हैं हम लोग। और क्योंकि जनरली ETH इज इक्वल टू 1 PU होता है, तो ऐसे करके इस मेथड से हम लोग कर लिए, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नोटिस करो कि पर यूनिट में यहां पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इन पर यूनिट 3 फेज सिस्टम पावर इज इक्वल टू VPU इंटू IPU इंटू कॉस थीटा, 3 या √3 लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो अब देखो, ये जो तरीका होता है ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट वाला जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर बता रहे हैं, ये स्टेप बता रहे हैं कि कैसे आप करोगे। तो हम अब पहला स्टेप ये रखना चाहिए कि आइडेंटिफाई द फॉल्ट लोकेशन, कहां पे फॉल्ट आया वो पहले पता करो, ठीक है। फिर ड्रॉ पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम, फिर पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग पता कर लिए। फिर आइडेंटिफाई द फॉल्ट लोकेशन तो आप कर ही चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस F एंड G, फॉल्ट पॉइंट एंड ग्राउंड के बीच में थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिए। फिर उसके बाद फाइंड ISC बाय यूजिंग ETH बाय XTH एंड जनरली एट नो लोड ETH इज इक्वल टू 1 PU। तो ISC आप निकाल सकते हैं, फिर तो नेटवर्क हो गया, ISC निकल गया, शॉर्ट सर्किट एमवीए ऐसे निकल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो कितना आसान हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछता है गेट वेट में, है ना। तो क्योंकि ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे एक और क्वेश्चन है कि नहीं, इस पे एक और क्वेश्चन देखिए आप। तो इस पे एक और अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो देख लेंगे, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना इस पे एक और क्वेश्चन इसी तरीके पे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे देखो हमारे पास 2 सेक्शन है, ऐसा है, ये रिएक्टर है, फिर जनरेटर और ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। जस्ट हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, जो दूसरा जो मेथड हम बताया ना वो कैसे यूजफुल है, कैसे इंपॉर्टेंट है। सपोज करो ये 11 किलो वोल्ट, ये सारे का वोल्टेज सेम ही रहता है, प्रैक्टिकली देखो तो ये 11 किलो वोल्ट करेक्ट है। और सपोज करो 50 रेटिंग सारे का 50 MVA और ये भी 50 करेक्ट है। ये 11 और ये 11 किलो वोल्ट और ये 50 MVA, है ना। और सारे का इंपीडेंस हम लिख ले रहे हैं, ये J0.2, ये भी J0.2, ये भी J0.2 PU में है, ये भी J0.2
और ये भी सपोज करो J0.2 ऐसा है। अगर अलग अलग बेस पे होगा तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम बता चुके हैं आपको, है ना। x न्यू इक्वल टू x ओल्ड इंटू MVA न्यू बाय MV ओल्ड करके ऐसे करके इंटू KV ओल्ड स्क्वायर बाय KV न्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला से करेक्ट है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब आप सपोज करो कि यहां पे कहीं पे फॉल्ट हो जाए, यहां पे कहीं पे फॉल्ट हो जाए, आपको बोलेगा अब यहाँ पे ISC आप निकालो, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इन सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, IES में भी पूछता है, मे बी गेट में भी पूछ दे, इन सब टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करेक्ट है। तो अब अगर इन सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा ISC, तो ISC आप कैसे निकालोगे। तो जो पहला मेथड है जिसमें आप जो है ना सुपरपोजिशन थ्योरम से किए थे, अगर इसमें करने लगो तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए इसमें हम लोग दूसरे मेथड का यूज करेंगे। तो दूसरा मेथड क्या था, तो दूसरा मेथड यह था थेवेनिन इक्विवेलेंट से। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या था, ETH आप कैसे निकालते थे, जनरली 1 pu होता था, नो लोड पे रहेगा ये सर्किट। पहले क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि सर्किट इज इट एट नो लोड, तो पूरा ETH तो 1 ही pu आ जाएगा, है ना। तो ISC हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ISC के बारे में हम आपको बता चुके हैं, 1/XTH। आप हर जहां का भी क्वेश्चन आपको मिले वहां का क्वेश्चन करोगे, जितना हम बताएं उसी से रहेगा, उसके बाहर का नहीं रहेगा। एक और केस हो सकता है जो हम इसके आगे करेंगे डिस्कस, करेक्ट है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो जनरली नो लोड पे ETH इज इक्वल टू 1 pu रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप, है ना। अब अगर यहां पे देखिए ISC हम लोग निकालें, तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट से निकालें तो सारे वोल्टेज को क्या करना है, पहले शॉर्ट सर्किट। XTH हमको निकालना है ना, तो सारे वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट। तो जो सर्किट रहेगा वो सर्किट कैसा रहेगा, सर्किट रहेगा ये यहां पे J0.2, फिर दूसरे के लिए ये सारा ग्राउंड पे जीरो पोटेंशियल पे J0.2, ठीक है, और फिर ये भी J0.2, ये 3 आ गया। ये क्योंकि सारे वोल्टेज को तो हम क्या किए हैं, सारे वोल्टेज को हम लोग जीरो ले लिए, क्योंकि VTH XTH आप निकालते भी ऐसे ही हैं। फिर ये रिएक्टर J0.2 और फिर ये ट्रांसफॉर्मर J0.2, करेक्ट है, ऐसा हो गया। ये सब ग्राउंडेड है यार, हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। और ये यहाँ पे फॉल्ट है, करेक्ट है, ये यहाँ पे फॉल्ट है, तो हम लोगों को ISC लिखना है, ISC हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये तीनों आपको पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं, सेम वोल्टेज लेवल पे, और यहाँ का वोल्टेज 0 तीनों का, करेक्ट है। तो ये तीनों पैरेलल में हो गया। तो जब तीनों पैरेलल में हो गया तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, तो J0.2 डिवाइडेड बाय 3, ओके। और फिर यहां पे ऐसा है, ये कितना है J0.2, और ये यहाँ पे कितना है J0.2, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ISC निकालना है, करेक्ट है। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये समझ में आ गया इतना, तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, या चलो एक मिनट, यहां पे देखिए इतना हो गया। तो अब उसके बाद देखो, अब फिर से हम लोगों को इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, अब ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ये क्योंकि हम बता रहे हैं इसलिए इतने स्टेप में कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब यहां पे कितना रहेगा, ये J0.2 डिवाइडेड बाय 3, और ये J0.4 और ये शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग को निकालना है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में हो गया है कि नहीं, तो दोनों पैरेलल में हो गया, तो X इक्विवेलेंट या XTH अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना रहेगा, J0.2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू J0.4 डिवाइडेड बाय J0.2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस J0.4, है कि नहीं। तो इतना आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो J0.2 इंटू J0.4 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, J0.2 प्लस J1.2, है ना। तो ये कितना रहेगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब ये कितना रहेगा हम बता ही दे रहे हैं, चलो ठीक है। तो ये J0.08 रहेगा, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 1.4 रहेगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो XTH आ गया हमारे पास, तो जब XTH आ गया तो ISC हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो 1/XTH। अब अगर आपको एक्चुअल में इसको कन्वर्ट करना है तो बस MVA/√3 इंटू किलोवोल्ट कर देना है ना। और ये MVA/√3 किलोवोल्ट कहां से रहेगा, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हाँ किसको बेस लेना है और किसको MVA लेना है ना। ये सब क्लियर हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। देखो कितना आसान है ये फॉल्ट एनालिसिस, है ना। तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट ये है,
है ना, बहुत आसान है। इसमें एक तरीके का और भी क्वेश्चन आता है। अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि जो सर्किट था ना वो नो लोड पे था, है कि नहीं, सर्किट नो लोड पे था। अब अगर लोड पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पे दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में हम सर्किट को लोड पे ले चुके हैं। ये जो पावर सिस्टम नेटवर्क है ना वो लोड पे है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है ना द मोटर इज ड्रॉइंग 20 मेगावाट एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, करेक्ट है। तो ये लोड पे है। तो दो ही टाइप का कंडीशन हो सकता है, एक सिस्टम नो लोड पे हो सकता है, एक सिस्टम लोड पे हो सकता है। तो अब अगर यहां पे देखेंगे तो हम लोगों को इसमें बोल रहा है कि इस सिस्टम में जो है ना फॉल्ट हो जा रहा है कहां पे, तो मोटर के टर्मिनल पे। अब हम लोग को यहां पे ISC पता करना है कि नहीं। तो सबसे पहले ISC पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको रिएक्टेंस डायग्राम बनाना होगा, है ना। और रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो पर यूनिट में बनाते हैं हम लोग, करेक्ट है, पर यूनिट में। अब पर यूनिट के लिए आपको क्या चाहिए, तो बेस वैल्यू चाहिए। तो बेस वैल्यू तो आपको सबसे पहले यहां पे नोटिस करना ही होगा। तो दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा बेस वैल्यू, है ना। इस क्वेश्चन में बेस वैल्यू हम कुछ भी नहीं लिए हुए हैं, है ना। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा बेस वैल्यू, तो जो बेस वैल्यू गिवन होगा वही आप ले लोगे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम आपको जस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि जो जनरेटर का जो रेटिंग होता है ना, जो जनरेटर का रेटिंग होता है उसको आप बेस वैल्यू ले लेना, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बेस वैल्यू जो ले लें वो कितना ले लें 30 MVA एंड 13.2 किलो वोल्ट, करेक्ट है। 30 MVA एंड 13.2 किलो वोल्ट, ये बेस वैल्यू हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको अगर यहाँ पे ये फॉल्ट करंट निकालना है तो रिएक्टेंस डायग्राम तो बनाना ही होगा। तो हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो रिएक्टेंस डायग्राम, तो ये जनरेटर है, दिस इज जनरेटर, आफ्टर दिस ट्रांसमिशन लाइन एंड आफ्टर दिस इज ए मोटर, करेक्ट है। तो कॉमन बेस पे 13.2 पे ही है ना, ये भी 13.2 पे ही है, ये भी 13.2 किलो वोल्ट पे ही है, और बेस MVA दोनों का 30 MVA। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लें यहाँ पे, दिस इज J0.2, J0.1 है ये, है ना, J0.2 है यहाँ पे, एंड दिस इज J0.1 एंड दिस इज ऑल्सो J0.2, करेक्ट है। अब अगर सपोज करो, अब अगर यहां पे फॉल्ट कहां पे हो रहा है, फॉल्ट कहीं पे मोटर टर्मिनल पे हो रहा है, दिस इज EG एंड दिस इज EM। अब सपोज करो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट अकर्स एट द मोटर टर्मिनल, यहां पे सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट हो गया है ना। तो अब अगर इसमें आपको करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, उसके लिए तो आपको ये EG और EM रहना चाहिए ना पता। यहां पे देखो 1 PU हम लोग नहीं लिए, क्यों, क्योंकि सर्किट नो लोड पे नहीं है, लोड पे है ना। तो अब यहाँ पे EG और EM आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, उसके लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इन सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझने की जरूरत है आपको। तो EG और EM हमको पता होना चाहिए। अब EG और EM जब हमको पता चल जाएगा तो करंट तो हम डायरेक्ट EG डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस और EM डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस, टोटल करके ऐड करके यहाँ पे करंट निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो हमको EG और EM पता करने के लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉल्ट होने से जो पहले है ना, कि टर्मिनल वोल्टेज मोटर का क्या था, टर्मिनल वोल्टेज था 12.8 किलो वोल्ट, है ना। तो जब सब कुछ पर यूनिट में है तो इसको भी पर यूनिट में हमको करना पड़ेगा। तो VTPU हमारे पास क्या रहेगा, VTPU इज इक्वल टू 12.8 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय, VTPU इज 12.8 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज कितना है 13.2 किलो वोल्ट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.96 एंड 0.9696 एंगल 0 डिग्री, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद ये वोल्टेज हमको आ गया, ये यहाँ पे VT आ गया। अब अगर इस सर्किट में आपको करंट पता चल गया तो KVL लगा के EG और EM भी तो आप निकाल सकते हैं, KVL लगा के आप EG और EM भी निकाल सकते हैं। तो हमको ये करंट पता करना है और वो भी पर यूनिट में होना चाहिए, है ना। तो ये उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखो अब ये पावर है, तो पावर पर यूनिट देखें, PPU अगर देखें हम लोग तो ये कितना है 20 मेगावाट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 मेगावाट डिवाइडेड बाय 30 MVA, क्योंकि एक्टिव पावर को भी अगर पर यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है तो MVA का ही यूज करते हैं आप लोग। तो ये कितना रहेगा, ये 0.66 PU, ओके। एंड दिस शुड बी इक्वल टू VPU इंटू IPU इंटू कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू VPU इंटू IPU इंटू कॉस थीटा, है ना। 3 फेज में भी पर यूनिट पावर यही होता है,
करेक्ट है। तो अब अगर हम लोग आईपीयू यहां से पता करना चाहें तो कितना रहेगा, 0.66 डिवाइडेड बाय वीपीयू इज 0.9696 इनटू cos थीटा इज 0.8। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.8594 एंगल 37 डिग्री। एंगल 37 डिग्री इसलिए हम लोग लिए क्योंकि ये क्या है, करंट जो है ना 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज अगर 0 डिग्री पे, देखो वोल्टेज अगर 0 डिग्री पे है, वोल्टेज अगर 0 डिग्री पे इस डायरेक्शन में, तो लीडिंग कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव एंगल, करेक्ट है। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए हम लोग 37 डिग्री पॉजिटिव ले लिए, करेक्ट है। तो आईपीयू आपको समझ में आ गया। अब जब यहां पे समझो, सोचो आप, जब आईपीयू हमारे पास आ गया तो बाय सिंपल बेसिक केवीएल हम लोग ईजी और ईएम भी निकाल सकते हैं यहां पे, है कि नहीं। तो ईजी और ईएम निकालने के लिए बस हम इसको अब मिटा रहे हैं। ओके, ईजी और ईएम भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो ईजी और ईएम भी हम लोग पता कर सकते हैं। ईजी और ईएम यहां पे अगर आप देखें तो ईजी माइनस, अब ये सिंपल बेसिक केवीएल, ठीक है। तो ईजी माइनस करंट इधर जा रहा है ना, तो प्लस माइनस सब ड्रॉप है। तो ईजी में से प्लस से माइनस जाएंगे, करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो ड्रॉप ही होगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो ड्रॉप ही है टोटल। तो ईजी माइनस जे 0.3 है ना टोटल इंपीडेंस, जे 0.2 प्लस 0.1 इनटू आईपीयू क्या था, तो 0.8594 एंगल 37 डिग्री एंड दिस वाज इक्वल टू कितना था, वीटी। यहां पे हम लोग आ गए तो 0.9696 एंगल 0 डिग्री, करेक्ट है। तो आप लोग इसको सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को। तो ईजी इक्वल टू कितना रहेगा, 0.9696 एंगल 0 डिग्री प्लस 0.8594 एंगल यहां पे कितना होना चाहिए, मतलब एक मिनट, इंटू 0.3 और एंगल 90 डिग्री है ये, है ना। तो 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, है कि नहीं। तो ये सब सारे को कैलकुलेट अगर करें आप, ये माइनस जे में है ना, करेक्ट है। तो आप ऐसे इन सब सारे चीज को अगर आप कैलकुलेट करें तो सॉल्व करने के बाद जो एंगल आएगा आपका, तो सॉल्व करने के बाद आपका ये जो है ना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इसके बाद आ जाएगा 0.8406 एंगल 14.2 डिग्री, करेक्ट है। तो इन सब चीज को आप लोग याद रखिएगा, है ना। इन मतलब आपको तरीका याद रखना है, केवीएल लगा के हमारे पास इतना आंसर आ गया, है ना। तो ये सब कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना आप लोग। हो सकता है कि डाटा थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कैलकुलेट करके आप लोग सही लिख लेना, ठीक है। तो ये माइंड मत करना कि हाँ ये गलत हो गया, ठीक है। तो आप खुद से भी करके देख सकते हैं इसको। तो ईजी आ गया। सिमिलरली अगर हम लोगों को ईएम निकालना होगा, ईएम अगर हमको पता करना होगा तो ईएम कैसे करें, तो वीटी माइनस जे 0.2 इंटू वीटी माइनस जे 0.2 इंटू आईपीयू कितना है हमारे पास 0.8594 इज इक्वल टू ईएम आना चाहिए, है कि नहीं। तो ईएम इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, ईएम इक्वल टू क्या आना चाहिए, वीटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, वीटी क्या है 0.9696 एंगल 0 डिग्री, है कि नहीं, माइनस जे 0.2 इंटू 0.8594 एंगल 37 डिग्री, है कि नहीं, एंगल 37 डिग्री। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1.08 एंगल माइनस 7.3 डिग्री, करेक्ट है। ये आ गया। तो ये सब कैलकुलेशन है जस्ट, है ना। बेसिक चीज आपको आना चाहिए, मेनली बेसिक चीज आना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन है। तो ये चीज हम लोग ईजी हमारे पास कितना आ गया है, ईजी इज इक्वल टू सिंपली ईजी इज इक्वल टू 0.8406 एंगल 14.2 डिग्री। ईएम हमारे पास क्या आ गया है, ईएम इज इक्वल टू 1.08 एंगल कितना माइनस 7.3 डिग्री, करेक्ट है। ईजी और ईएम हमारे पास आ चुका है। बस यही चीज तो चाहिए था हमको, जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है।
अब यहां पे देखिए ऐसा सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। ईजी और ईएम पहले नहीं दिया हुआ था, तो ईजी और ईएम हम लोग पता कर चुके हैं, करेक्ट है। अब अगर इसमें हम लोगों को शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, कहां पे शॉर्ट सर्किट कहां पे हो रहा है, तो मोटर के टर्मिनल पे हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट मोटर के टर्मिनल पे हो रहा है। शॉर्ट सर्किट कहां पे हो रहा है, तो मोटर के टर्मिनल पे। तो शॉर्ट सर्किट मोटर के टर्मिनल पे हो रहा है, तो यहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है आईएससी निकालो, करेक्ट है। अब आपसे पूछ रहा है यहां पे आईएससी निकालो। तो अब आईएससी निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे, तो अब कैसे निकालेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो आईजी अगर हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको, इस सब को हटाते हैं हम लोग, थोड़ा सर्किट को सिंपल करते हैं, डरना नहीं है सर्किट को देख के, ठीक है। अब यहां पे देखिए अगर हम लोगों को यहां पे आईजी निकालना है फॉल्ट के केस में, है ना, फॉल्ट के केस में। अब देखो करंट जो पहले था वो तो था ही, उसको तो जाने दो। अब उस करंट के यूज से हम लोग ईजी निकाल लिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे फॉल्ट होगा इसमें क्या होना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए, ईजी डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस, करेक्ट है। तो आईजी जो होगा फॉल्ट में, जो जनरेटर से जो फॉल्ट में जाएगा करंट, वो कितना रहेगा, ईजी डिवाइडेड बाय जे कितना है 0.3, Eg डिवाइडेड बाय जे 0.3 है कि नहीं, Eg डिवाइडेड बाय जे 0.3, ये इतना, ये कितना आना चाहिए 0.8406 एंगल 14.2 डिग्री, 0.8406 एंगल 14.2 डिग्री डिवाइडेड बाय जे 0.3, करेक्ट है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 2.8 एंगल 02 माइनस 75 डिग्री, करेक्ट है, इतना आ गया। सिमिलरली अगर हम लोगों को आई एम यहां पे निकालना होगा, तो आई एम अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आई एम इज इक्वल टू 1.08, ये देखो 1.08 एंगल माइनस 7.3 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है जे 0.2, तो ये कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 5.40 एंगल, यहां पे कितना आ जाना चाहिए माइनस 97.3 डिग्री पीयू, करेक्ट है। तो ये आईजी और आईएम आ ही गया। अब अगर आपसे पूछे कि अब आई शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, आईएससी यहां पे कितना होगा, आईएससी अब यहां पे कितना होगा, तो क्या हो जाएगा आईजी प्लस आईएम हम लोग करके शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे। शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास आईजी प्लस आईएम आ गया है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, तो इन दोनों को हमको ऐड करना होगा। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करें, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 8.08 एंगल माइनस 90 डिग्री, ठीक है। करंट इन फॉल्ट 8.08 एंगल माइनस 90 डिग्री, देखो आप, है ना, समझ में आ गया ये चीज। ये जस्ट कुछ नहीं था, सिंपल केवीएल केसीएल है ना। ये पावर सिस्टम का तो इसमें यूज भी नहीं है, बस रिएक्टेंस डायग्राम तक बनाने में पावर सिस्टम का यूज है, बाकी तो केवीएल केसीएल ही है ना। तो देखो ये इतना इजी हो गया। अब देखो ये सब कुछ जो है ना पर यूनिट में है, ये सब है पर यूनिट में। अगर आपको पर यूनिट में ना बोल के अगर आपसे बोलता कि अब इन सब का एक्चुअल वैल्यू निकालो, है ना, तो ये सब चीज तो समझ में आ गया आप लोगों को। इस समय तो कोई एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए बोलता, तो हम इन सबको अब मिटा रहे हैं। अब एक्चुअल वैल्यू हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, गेट वेट में रह सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इतना लंबा नहीं रहेगा। या देखो इतना लंबा ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए हैं ना, तो इसलिए आपको लंबा लग रहा है। आप खुद से करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा, बहुत छोटा लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप कि अगर हमको पर यूनिट, अगर आई एक्चुअल हमको निकालना है, तो कितना होना चाहिए, आई पी यू इंटू करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो आई बेस हमको पता होना चाहिए। तो आई बेस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो ये बेस है तो इससे हम लोग आई बेस करके निकाल लेंगे, क्योंकि हर जगह तो बेस वोल्टेज कितना है 13.2 किलो वोल्ट ही है ना। ट्रांसफॉर्मर तो है नहीं कि जिससे बेस वोल्टेज जो स्टेप अप या स्टेप डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब अगर यहाँ पे आई बेस हम लोग निकालना चाहें, तो आई बेस इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई बेस इज इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए 30 इंटू पावर 6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज कितना दिया हुआ है 13.2
एम्पियर में होगा, क्योंकि मेगा की जगह पे 10 टू द पावर 6, किलो की जगह पे 10 टू द पावर 3 ले चुके हैं। तो ये आई बेस आ जाएगा हमारे पास। अब आई बेस आ गया और अब आई एक्चुअल निकालना है, तो सारे में हम लोग आई बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई एक्चुअल आ जाएगा, है कि नहीं। अब अगर इसी में आपसे शॉर्ट सर्किट एमवीए पूछता, करेक्ट है, अब इसी क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट एमवीए पूछता, तो अब कैसे निकालते शॉर्ट सर्किट एमवीए, आप कैसे निकालते। तो इसमें भी कुछ भी नहीं था, अगर आपको एक्चुअल में निकालना था तो यहां पे √3 इंटू VL इंटू ISC कर लेते, करेक्ट है, तो वैसे आंसर आ जाता। अगर पर यूनिट में करना था तो पर यूनिट में यहां का वोल्टेज जितना था इंटू ISC कर लेंगे तो पर यूनिट में आ जाएगा, और उसके बाद अगर उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करना होगा तो बेस एमवीए से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो हम बोले आपको, तो शॉर्ट सर्किट एमवीए आपको यहां पे खुद निकाल के देखना है कि क्या आता है। और ये तो हो गया, क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था, फॉल्ट करंट तो ये तो आ गया इतना, है ना। अब आपके लिए क्या काम बचा है इसमें, तो आप इसमें क्या करिएगा कि इसमें शॉर्ट सर्किट एमवीए आप पर यूनिट मेथड से भी निकाल के देखना और एक्चुअल वैल्यू से भी निकाल के देखना कैसे आएगा। एक्चुअल वैल्यू से कैसे करेंगे, √3 इंटू VL इंटू ISC, है कि नहीं, और पर यूनिट से कैसे करेंगे ये भी आपको पता है। तो दोनों मेथड से करके देखना कि आपको आता है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस करना, इसमें हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा, और फिर करना जरूर, तभी आपको अपनी कमी महसूस होगी कि कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम आपको शॉर्ट सर्किट एमवीए यहां पे नहीं बता रहे हैं, पूरा हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी, करेक्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो ये सब जो रहता है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस रहता है कि नहीं, तो उसका क्या मतलब है, क्या है वो सब चीज, तो वो अब आपको पता चलेगा, है ना। तो गेट में मोस्टली जो शॉर्ट सर्किट 3 फेज शॉर्ट सर्किट से कर ये क्वेश्चन रहेगा तो इतना ही रहेगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कुछ चेंज हो सकता है, जैसे अभी जैसे सब ट्रांजिएंट सबको इंक्लूड करके कुछ क्वेश्चन दे सकता है, तो वो भी चीज अब आपको हम डिस्कस करके बता दे रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन 98% चांस है कि इतने में से ही क्वेश्चन रहेगा इन सिमेट्रिकल थ्री फेज, करेक्ट है। तो लेकिन उसमें भी 2% तो चांस है ना, तो इसलिए हम लोगों को सब ट्रांजिएंट वाला सभी पार्ट देखना चाहिए, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी आप लोग शॉर्ट सर्किट करंट निकालना देख चुके हैं, नो लोड के भी केस में, और जब सिस्टम में कोई लोड था उस केस में भी, करेक्ट है। अब वो सब जो देखे हैं आप, कभी जैसे जनरेटर का रिएक्टेंस Xg = J0.2 ले लिए हुए थे, है ना, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो देखेंगे कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, करेक्ट है। तो वो क्या होता है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होता है, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख ले रहे हैं नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी पावर सिस्टम होता है, पावर सिस्टम नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट है। तो बेसिकली क्वेश्चन सब सॉल्व करने के लिए वो सब चीज आइडिया रहना चाहिए कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एसी ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन। देखो ये जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर रहेगा सर्किट में, है ना, मतलब जब भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट रहेगा तो इसका मतलब उसमें ट्रांजिएंट आएगा, है कि नहीं। जैसे कि आप देखो, आप जैसे फैन चलाते हैं, तो फैन चलाते हैं तो फुल स्पीड आने में तो टाइम लगता है, फुल स्पीड मतलब स्टेडी स्टेट आने में तो टाइम लगता है, तो उससे पहले का जो कंडीशन है दैट कंडीशन इज ट्रांजिएंट, करेक्ट है। सिमिलरली अगर इंडक्टर और कैपेसिटर है कहीं पे, सपोज करो ये इंडक्टर है और फिर कहीं पे ये कैपेसिटर है कि नहीं, तो जहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर रहेगा तो इंडक्टर क्या करता है, करंट को अचानक से चेंज नहीं होने देता, तो स्टेडी स्टेट आने में टाइम लगाएगा ये। सिमिलरली कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को अचानक से चेंज नहीं होने देता, तो स्टेडी स्टेट वोल्टेज आने में टाइम लगाएगा। तो जब टाइम लगाएगा तो उतने ड्यूरेशन में क्या होगा, ट्रांजिएंट आएगा। कहने का मतलब जहां जहां एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट रहेगा ना, वहां वहां ट्रांजिएंट आएगा, करेक्ट है। तो जो पावर सिस्टम में देखेंगे आप, तो पावर सिस्टम में जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें भी तो इंडक्टेंस रहता है, तो उसमें भी इंडक्टेंस रहता है, तो वहां पे भी ट्रांजिएंट आएगा। तो उसी ट्रांजिएंट की बात कर रहे हैं। अचानक से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया करीब कहीं पे, तो उसमें ट्रांजिएंट आएगा, करेक्ट है। तो देखो आप सपोज करो हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, जो कि खराब सिस्टम था उसको हम फिर से बना रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है ना, ये जनरेटर है, ठीक है, दिस इज VM साइन, एक मिनट रुको, सपोज करो हमारे पास ये जनरेटर है, ठीक है, और फिर के बाद सम रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, करेक्ट है। ये सर्किट पहले नो लोड पे था,
है ना। फॉल्ट एनालिसिस जो हम लोग करते हैं जनरली नो लोड पे करते हैं। ये पहले नो लोड पे था और अचानक से यहां पे फॉल्ट हो गया, ये फॉल्ट हो गया। ऐसे होगा ये 3 फेज का, लेकिन हम लोग सिंगल फेज बेसिस पे कर सकते हैं एनालिसिस, करेक्ट है। अचानक से ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, तो इसी सर्किट को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, t इक्वल टू 0 पे सपोज करो फॉल्ट हो गया, तो हम लोग इसी सर्किट को ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप नेटवर्क से वाकिफ होंगे इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इसी सर्किट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे ये क्लोज हो रहा है कि नहीं, R और L, है ना। तो ये तो ट्रांजिएंट में देखे होंगे ना आप लोग नेटवर्क में, है कि नहीं। तो देखो अब यहाँ पे हम आपको इसी को एनालिसिस करना है, इसी में ट्रांजिएंट आएगा, इसी से आपको सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस पता चलेगा। ऑल्दो ये तो क्रैश कोर्स है, हमको यहाँ पे इतना बताने का मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि आपको हम बता दें ताकि आपको क्लियर कट आइडिया रहे, सब कुछ समझ में आ जाए आपको, करेक्ट है। तो अब देखो हम इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इसी को बस, है ना, सेम ही कंडीशन है। तो देखिए अब करते हैं एनालिसिस हम लोग। तो सर्किट पहले बनाते हैं हम उसी को, यहां पे ये R है, ये L है और ये t इक्वल टू 0 पे फॉल्ट हो रहा है, करेक्ट है। तो t इक्वल टू 0 हम लोग यहां पे ले ले, दिस इज R, दिस इज L, और यहां पे जो सोर्स वोल्टेज है क्या है, Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा, करेक्ट है। अब देखो क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये क्लोज हो गया, तो इसमें अब करंट तो फ्लो होगा ही, है कि नहीं, करंट तो अब इसमें फ्लो होगा ही। तो अब इस करंट में क्योंकि ये इंडक्टेंस है यहां पे, तो ट्रांजिएंट आएगा, करेक्ट है। तो अब वो सब चीज क्या होता है देखना, अब कुछ नहीं करना, बस केवीएल केसीएल लगाना है। चलो हम प्रूफ करके बता रहे हैं, ऐसे तो मेरा मन था कि हम डायरेक्ट ही आपको बता दें, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ करके बताएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, करेक्ट है। तो इसमें देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, केवीएल लगाएंगे तो Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा इज इक्वल टू I इंटू R प्लस L इंटू डी आई बाई डी टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। IT इज इक्वल टू सपोज करो I है, ये लिख सकते हैं। मतलब ये मत समझना कि कांस्टेंट करंट है, I मतलब कांस्टेंट करंट, हम बार बार IT नहीं लिखना चाह रहे हैं इसलिए हम I लिखे हैं, ये है ना, ये वेरिंग करंट है, IT T का ही फंक्शन है। अब अगर यहां पे देखें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथ्स वाला चीज, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा ना, I का जो सॉल्यूशन आएगा वो 2 टाइप का सॉल्यूशन आएगा। मैथ्स में आप लोग उम्मीद है कि देखे होंगे, 2 टाइप का सॉल्यूशन आएगा, वन इज ट्रांजिएंट एंड अनदर इज steady state, and due to presence of inductor there should be a transient, है ना। तो इसलिए यहां पे ट्रांजिएंट और दूसरा स्टेडी स्टेट भी आएगा, है कि नहीं। तो ये जो ट्रांजिएंट होता है ये होता है सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैथ्स में, एंड दिस इज नथिंग बट पर्टिकुलर इंटीग्रल, करेक्ट है। तो अब अगर हम लोगों को सोर्स फ्री ट्रांजिएंट निकालना है, तो ट्रांजिएंट निकालना है तो सोर्स फ्री करके हम लोग निकालेंगे, तो मतलब आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आई टी इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई टी आर बेसिकली ट्रांजिएंट करंट, यहाँ पे आई टी आर इक्वल टू क्या आना चाहिए, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ए ई टू दी पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। आप बोलेंगे कि सर ये तो आप डायरेक्ट ही लिख दिए, ये कैसे आएगा, तो कुछ नहीं है, इसका लाप्लास अगर करेंगे तो लाप्लास से आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं मन है तो जब ये सॉल्यूशन आ गया ना आई टी, अब आई के जगह पे ये यहाँ पे पुट करके देखना, आई इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करके मतलब इसको इस इक्वेशन पे पुट करोगे तो 0 ही आएगा, करेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब हमको चाहिए स्टेडी स्टेट करंट, तो स्टेडी स्टेट ISS यहां पे क्या होना चाहिए, स्टेडी स्टेट करंट दिस शुड बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय R प्लस jx, है कि नहीं, Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय R प्लस jx। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय R प्लस jx है, तो इसको Z एंगल थीटा लिख लें हम लोग, है ना। तो अब इसी को Z एंगल थीटा लिख लिए, तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vm बाय Z साइन ओमेगा t प्लस अल्फा माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, है कि नहीं। ये हो गया। अब यहां पे देखो ट्रांजिएंट भी आ गया हमारे पास, स्टेडी स्टेट भी आ गया, और t इक्वल टू 0 पे अचानक से फॉल्ट हो गया,
है कि नहीं? तो अब हमको टोटल करंट निकालना है कि फॉल्ट में कितना जाएगा, टोटल करंट कितना रहेगा, समझना ये चीज। अब यहां पे टोटल करंट कितना रहना चाहिए, तो वो चीज हम आपको बता रहे हैं। देखना अब, तो टोटल करंट जो IT आना चाहिए, IT इक्वल टू क्या आया, A इंटू ई टू दावर माइनस आर बाय एल इंटू टी प्लस VM बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा होना चाहिए, है कि नहीं? अब यहां पे देखो t इक्वल टू 0 पे फॉल्ट हो गया, तो t इक्वल टू 0 से पहले तो नो लोड पे ही था सर्किट, बता चुके हम, तो नो लोड पे था तो t इक्वल टू जस्ट 0 माइनस पे करंट फ्लो इसमें तो 0 ही हो रहा होगा ना। तो a का वैल्यू निकालने के लिए अब हम आपको बता रहे हैं एट t इक्वल टू 0 माइनस IT जो होगा I0 माइनस इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये I0 के बराबर भी ऐसा होगा, क्योंकि इंडक्टर में तो करंट अचानक से चेंज होता ही नहीं है ना। तो 0 इज इक्वल टू A प्लस VM बाय जेड साइन अल्फा माइनस थीटा। तो इसका मतलब आप ए क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस VM बाय जेड, माइनस VM बाय जेड, एक सेकेंड, ए इक्वल टू ये माइनस, ये यहाँ पे मॉड नहीं लिखना चाहिए, ए इक्वल टू ये है, ए इक्वल टू माइनस VM बाय जेड मॉड साइन अल्फा माइनस थीटा, दैट मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज VM बाय जेड साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ए का वैल्यू इतना आ गया, करेक्ट है। तो जब ए का वैल्यू इतना आ गया तो टोटल IT में हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब इसमें टोटल IT में हम यहाँ पे पुट कर दें तो अब कितना आ जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो IT अगर आप देखेंगे यहां पे, तो IT ऐसा आया हमारे पास, जो IT है, IT इज इक्वल टू VM बाय जेड साइन थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा इंटू ई टू दावर माइनस आर बाय एल इंटू टी प्लस VM बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बस ये नेटवर्क का था, इतना यूज था नेटवर्क का, करेक्ट है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको यह बताना है कि इसमें से ये जो है ये DC है या AC है ना, सोचना है आपको। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये क्या है, जैसे ऐसा देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो ऐसा ही आएगा ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं, और e टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी है, तो ये तो डिक्रीजिंग है, ये तो, लेकिन डिक्रीजिंग तो है लेकिन पॉजिटिव है कि नहीं, डिक्रीजिंग तो है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब DC है ना, तो ये DC है, करेक्ट है, ये जो है DC है। और अब आप ये बताओ, ये फॉल्ट के वजह से इतना ये फ्लो हो रहा है, अचानक से t इक्वल टू 0 पे फॉल्ट हुआ इसलिए इतना फ्लो हो रहा है। अब आप ये बताओ, ये AC जनरेटर है, तो दिस AC जनरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर AC वोल्टेज ओनली, है कि नहीं, मतलब AC वोल्टेज ही जनरेट होना चाहिए था ना, लेकिन यहां पे फॉल्ट की वजह से DC भी यहां पे जनरेट हो रहा है। तो क्योंकि फॉल्ट की वजह से DC सेट होके, DC करंट सेट होके मूड ऑफ कर देगा, इसलिए हम लोग इसको DC ऑफसेट बोलते हैं, DC ऑफसेट। ये मजाक किए थे हम, शायद आपको शायद हंसी तो नहीं आई होगी, आप लोग गंभीर लोग हैं, ठीक है। तो DC ऑफसेट, करेक्ट है। तो DC ऑफसेट इसमें ये है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये DC ऑफसेट है, और ये क्या है, ये तो स्टेडी स्टेट करंट है, SS इज स्टेडी स्टेट। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों को यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए, हम लोगों को सब यहाँ पे सब कुछ क्लियर कट आइडिया लगने के लिए इसको डिटेल में एनालिसिस करना है ना। तो देखते हैं अब क्या क्या चीज हो सकता है। तो अगर हम लोग DC ऑफसेट का अगर डायग्राम बनाएं, ठीक है, DC ऑफसेट का डायग्राम हम लोग बनाए, तो देखो कैसे बनेगा, करेक्ट है ना। तो ये जो है आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज सिंपली डिक्रीजिंग ग्राफ, ऐसा है ना। तो ये जो पीक वैल्यू है, ये हम लोग इसको ITR लिखते हैं। ये तो क्या था, ITR था ना, ये तो ITR था, और ये क्या था, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट या DC ऑफसेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा था, तो इसका मैग्नीट्यूड यहां पे कितना था, दिस इज VM बाय जेड
साइन थीटा माइनस अल्फा, करेक्ट है। अब उसके बाद यहां पे क्या है, एसी करंट है, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये सब चलो ऊपर कर देना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये सब समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है सब कुछ। अब हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा, और ये ऑब्वियसली टी के फॉर्म में ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको देखिए, एसी का हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसा बनेगा, ये t इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो क्या होगा, वी एम बाई जेड साइन अल्फा माइनस थीटा। ये वी एम बाई जेड साइन थीटा माइनस अल्फा था, तो अल्फा माइनस थीटा मतलब ये निगेटिव पे कहीं पे होगा, ये कहीं पे होगा। और उसके बाद तो है तो साइनसॉइडल फंक्शन ही ना, तो साइनसॉइडल फंक्शन है तो साइनसॉइडल फंक्शन है तो साइनसॉइडल फंक्शन जैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये है कि नहीं। तो ये क्या है, आई स्टेडी स्टेट। अब इन दोनों का समेशन जो होगा वो टोटल आईटी होगा। इन दोनों का समेशन अगर देखें तो हम लोग इसका प्लस इसका समेशन देखेंगे तो आई मतलब टोटल करंट होगा, आईटी होगा, करेक्ट है। तो इन दोनों का समेशन हमको करना है, करेक्ट है। तो इन दोनों का, दोनों ग्राफ का समेशन अगर करें आप, तो देखिए इसमें हमको इतना ऐड करना है, मतलब ये ग्राफ इतने से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो डीसी वैल्यू है ना, कोई मान लो एफ टी है और इसमें 2 आप ऐड करते हैं तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो एफ टी जो बनाए होंगे उसमें प्लस 2 ऐड कर दो तो 2 से ऊपर कर दो उसको, करेक्ट है। तो सेम इसमें भी है, जो ये स्टेडी स्टेट बना इसमें हम लोग इतने से ऊपर कर देंगे, है ना, ई टू मतलब जो है ना वी एम बाई जेड साइन थीटा माइनस अल्फा से इसको ऊपर कर देंगे हम लोग, तो कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखो एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं एक्यूरेट बनाने की। मेरा डायग्राम उतना अच्छा होता नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है है ना। यहां पे देखिए, अब इसका हम इन दोनों को का समेशन हम लोग कर रहे हैं, करेक्ट है, दोनों का समेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम इन्वेलप ले लें ऐसे करके, है कि नहीं। तो देखिए ये जो है इतने से ई टू द पावर, जैसे है ना, जैसे मान लो वी एम बाई जेड साइन थीटा माइनस अल्फा ई टू द पावर, मतलब इतने से वी एम बाई जेड साइन थीटा माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, मतलब इतने से ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, करेक्ट है, ये ऐसा हो जाएगा। और फिर जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा तो फिर स्टेडी स्टेट में ऐसा रह जाएगा, ये करेक्ट है, ऐसा हो गया ये। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे बस ऐसा है, ये हमारे पास आई टी आ गया, करेक्ट। इसमें तो कोई विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी है, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी हम लोग ले लिए। समेशन 0 से इसलिए होगा कि यहाँ पे देखिए वी एम बाई जेड साइन थीटा माइनस अल्फा है, यहाँ पे क्या था माइनस वी एम बाई जेड साइन थीटा माइनस अल्फा, या फिर वी एम बाई जेड साइन अल्फा माइनस थीटा, तो दोनों का समेशन 0 से ही स्टार्ट होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो 1 to 2 साइकिल, देखो जैसा ये केस बना है ना वैसे ही ये जो है ना, एक मिनट, जैसा ये केस बना है ये फॉल्ट कंडीशन का केस है। जनरेटर के टर्मिनल पे अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया तो वो ये केस है कि नहीं। हाँ, इसमें ट्रांसमिशन लाइन भी इंक्लूडेड है। अब यहां पे देखिए, जो इसमें जो 1 to 2 साइकिल होगा, 1 to 2 साइकिल होगा, 1 to 2 साइकिल, दिस इज कॉल्ड सब ट्रांजिएंट, दिस इज कॉल्ड सब ट्रांजिएंट। देखो स्पेसिफिकली अगर जनरेटर का देखा जाए तो उसका अलग से हम लोग करते हैं, करेक्ट है, तो वो यहां पे करने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहां से ही बता रहे हैं, करेक्ट है, हम यहां से ही आपको सब बता देंगे। तो ये सब ट्रांजिएंट है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 to 2 साइकिल इज सब ट्रांजिएंट, 2 to 5 साइकिल इज ट्रांजिएंट, 2 to 5 साइकिल इज ट्रांजिएंट। हम ये क्योंकि क्रैश कोर्स है तो हम इसी में सब आपको बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 to 5 साइकिल इज ट्रांजिएंट एंड आफ्टर दिस जो आएगा ये आएगा स्टेडी स्टेट, आफ्टर दिस जो आएगा वो आएगा स्टेडी स्टेट। तो अब आप देख के बताओ कि यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सब ट्रांजिएंट के केस में। तो सब ट्रांजिएंट के केस में सपोज करो रिएक्टेंस यहाँ पे XD डबल डैश है। अब ट्रांजिएंट के केस में अब सपोज करो XD डैश है, करेक्ट है, जनरेटर की बात करें अब यहाँ पे, और स्टेडी स्टेट के केस में सपोज करो XD है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्योंकि आपको आरएमएस करंट यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना सबसे ज्यादा आरएमएस करंट यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे XD डैश सबसे कम होना चाहिए, इसके बाद XD होना चाहिए, और उसके बाद मतलब XD डैश होना चाहिए,
फिर XD होना चाहिए, मतलब सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस सबसे कम होगा, उसके बाद ट्रांजिएंट और उसके बाद स्टेडी स्टेट। करेक्ट है। मतलब यहां पे है कि फॉल्ट होने के जस्ट टाइम पे, जैसे ही फॉल्ट हुआ तो क्या आ रहा है कंडीशन हमारे पास, सब ट्रांजिएंट। करेक्ट है। तो क्वेश्चन में जो देखेंगे आप, वो जो रहता है यहां पे XD डबल डैश, तो वो क्या रहता है, सब ट्रांजिएंट। मतलब जैसे ही फॉल्ट हो रहा है ना, वैसे ही आपसे पूछ रहा है करंट कितना होगा, ये बताओ। और इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपको, इसलिए हम बता देना चाह रहे हैं। ये सब कुछ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पहला तो ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद आप यहां पे देखो 1 to 2 साइकिल सब तो 1 to 2 साइकिल तक तो ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट था, इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है और बहुत जल्दी करंट फ्लो हो रहा है 1 to 2 साइकिल। करेक्ट है। और 2 to 5 है ट्रांजिएंट। करेक्ट है। तो जब सर्किट ब्रेकर में इतना ज्यादा करंट अचानक से जाएगा तो सर्किट ब्रेकर के जो कांटेक्ट है उसको ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आर्क बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर का चीज है ये, है ना। तो जब भी सर्किट ब्रेकर को हम लोग को, अगर आपसे कोई पूछे, है ना, कि सर्किट ब्रेकर इन तीनों में कहां ऑपरेट करेगा, तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है ट्रांजिएंट कंडीशन में। याद रखना ये चीज, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है ट्रांजिएंट कंडीशन में। करेक्ट है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, ये सब कुछ पॉइंट है, ये सब चीज नोटिस करिएगा आप लोग। और भी इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी उस कॉन्सेप्ट पे अभी हम आने वाले हैं। अभी सब ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आपका उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। अब आपको हम कुछ चीज और भी बता रहे हैं, है ना, और भी बता रहे हैं हम आपको कुछ चीज। तो एक काम करते हैं, हम जो है ना इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको मिटा रहे हैं, इस पे फिर से हम लोग आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। तो देखो हमारे पास जो IT आया था, वो क्या था, Vm/Z sin थीटा माइनस अल्फा इंटू e⁻⁻r/L इंटू टी, प्लस ये क्या है, Vm/Z sin ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा। करेक्ट है। अब यहां पे देखिए कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है। करेक्ट है। जैसे ही फॉल्ट हुआ तो सर्किट ब्रेकर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है। ठीक है। अगर आप देखें तो, अगर आप देखेंगे यहां पे, तो आपको हम क्या बताए हुए थे, जो डायग्राम जो हमारे पास आया था अभी, वो तो कुछ इस टाइप का आया था ना, वो तो कुछ इस टाइप का आया हुआ था, कुछ ऐसे ही आया हुआ था। तो जो सबसे पहले जो सब ट्रांजिएंट है, यही तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर के थ्रू जाएगा करंट। करेक्ट है। तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा करंट कितना जाएगा, तो वो चीज अभी हम कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट है। तो ये क्या था, अल्फा माइनस थीटा, है ना। तो अब अगर यहां पे देखेंगे आप, तो देखो सब ट्रांजिएंट के केस में t टेंड्स टू कितना, 0 होगा। सब ट्रांजिएंट के केस में t टेंड्स टू 0 होगा। बहुत जल्दी आपका मतलब फॉल्ट होने के बाद सपोज करो t इक्वल टू 0.01 है कि नहीं। तो इसका मतलब e⁻⁻r/L इंटू टी को हम लोग 1 के बराबर ले सकते हैं ऑलमोस्ट। करेक्ट है। और उसके बाद ओमेगा टी को हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर t टेंड्स टू 0.01 है तो ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πf इंटू टी। करेक्ट है। तो अब ये यहां पे ओमेगा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π इंटू एफ का वैल्यू कितना, 50 हर्ट्ज इंटू 1/0.01 नहीं, इंटू 0.01। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, पाई आ जाएगा ना। करेक्ट है। तो ये ओमेगा टी इक्वल टू पाई आ गया। इसका मतलब आपको इतना तो साफ क्लियर है, ये सब चीज आपको समझ में आ गया। t टेंड्स टू 0 पे ये जो है ना e⁻⁻r/L इंटू टी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 है कि नहीं। t टेंड्स टू 0 ही है ना, और ओमेगा टी इक्वल टू पाई। अब अगर यहां पे देखेंगे तो ये सर जो IT, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आने वाला, अभी हम नाम नहीं बता रहे हैं कि क्या अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या हम लोग पता कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, लास्ट तक देखना है आपको। ठीक है, थकना नहीं है। IT इक्वल टू अब यहां पे कितना रहेगा, Vm/Z साइन थीटा माइनस अल्फा e⁻⁻r/L इंटू टी इज 1 अप्रोक्सीमेटली, प्लस Vm/Z साइन
थीटा माइनस अल्फा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा है तो माइनस में आ जाएगा, तो थीटा माइनस अल्फा कर सकते हैं हम लोग। करेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2Vm, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं 2Vm बाय जेड साइन थीटा माइनस अल्फा, है कि नहीं। IT आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, t टेंस टू 0 मतलब शुरुआत का कंडीशन हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं, t टेंस टू 0। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आपसे देखा, आप जानते होंगे ये चीज, देखो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कितना होता है, R प्लस JX, करेक्ट है। लेकिन आपको पता है कि X इज ग्रेटर देन R, X बहुत ज्यादा होता है R से, है कि नहीं। X R से बहुत ही ज्यादा होता है, तो जब X R से बहुत ही ज्यादा होता है तो इसका मतलब थीटा को हम लोग जैसे X R से बहुत ही ज्यादा रहता है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स X बाय R, करेक्ट है। तो इसको हम लोग 90 डिग्री ले सकते हैं, करेक्ट है। अगर X बहुत ज्यादा है R से तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहां पे पुट करेंगे तो ये 2Vm बाय Z साइन 90 माइनस थीटा हो, मतलब 90 माइनस अल्फा हो गया ये, तो इसका मतलब ये 2Vm बाय Z कॉस अल्फा हो गया, है कि नहीं, IT। और अगर मान लो कि अल्फा टेंस टू 0 है कि नहीं, हो सकता है जनरेशन है, तो अल्फा अगर टेंस टू 0 है, ठीक है, अगर अल्फा टेंस टू 0 है, अगर अल्फा टेंस टू 0 है, यहां पे एक सेकेंड रुकिए, अगर अल्फा टेंस टू यहां पे 0 है, ये तो समझ में आ गया, 2Vm बाय जेड कॉस अल्फा। तो अगर अल्फा टेंस टू यहां पे 0 है तो IT जो होगा, IT आ जाएगा 2Vm बाय जेड, ठीक है, 2Vm बाय जेड। देखो ये Vm बाय जेड जो अब स्टीडी स्टेट करंट अगर हम लोग देखें तो स्टीडी स्टेट करंट का जो पीक मैग्नीट्यूड वो क्या है, Vm बाय जेड है। और जो इस कंडीशन में जो करंट आया हमारे पास 2Vm बाय मॉड जेड, तो ये डबल हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबलिंग इफेक्ट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डबलिंग इफेक्ट, है कि नहीं। और एक चीज और, ये जो करंट है, ये इतना करंट, डबल करंट, इसमें स्टीडी स्टेट का डबल करंट सर्किट ब्रेकर के थ्रू जा सकता है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटरी करंट। करंट है, मतलब क्लियर है ये चीज, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटरी करंट, करेक्ट है। तो अगर हम लोगों से ये समझ में, इस केस में तो समझ में आ गया, ये डबलिंग इफेक्ट होता है ये चीज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दिस इज डबलिंग इफेक्ट। इस चीज को याद रखिएगा, इसको हम लोग मैक्सिमम मोमेंटरी करंट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, मैक्सिमम मोमेंटरी करंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, है ना। अब ऐसा है कि अब इसी में देखना, नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं, ये सब चीज ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं हम, जब आपको पढ़ना है तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो ये चीज हो गया, मैक्सिमम मोमेंटरी करंट आपको समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, ये है Vm बाय जेड स्टीडी स्टेट का डबल इसमें हो रहा है ना, तो ये डबलिंग इफेक्ट है, करेक्ट है। अब इसमें एक तो ये चीज समझ में आ गया आपको, एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक इसमें और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टीडी स्टेट इन जो आरएमएस करंट है वो कितना है, स्टीडी स्टेट आरएमएस फॉल्ट करंट कितना है, स्टीडी स्टेट आरएमएस फॉल्ट करंट वो कितना है। तो अगर देखें हम लोग स्टीडी स्टेट आरएमएस फॉल्ट करंट, आरएमएस फॉल्ट करंट, तो स्टीडी स्टेट कितना है हमारे पास, स्टीडी स्टेट में क्या आया था, स्टीडी स्टेट में अगर आप देखें तो स्टीडी स्टेट में ये वाला टर्म है ना, Vm बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा, स्टीडी स्टेट में ये वाला टर्म है, तो इसका आरएमएस क्या आ जाएगा, Vm बाय जेड बाय रूट 2, ये कितना रहेगा, ये रहेगा Vm बाय जेड, Vm बाय रूट 2 करके इंटू जेड, है कि नहीं। तो स्टीडी स्टेट आरएमएस करंट आपको ये समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है ना, मैक्सिमम मोमेंटरी करंट पूछा जा सकता है कि नहीं। एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि मोमेंटरी सर्किट ब्रेकर का रेटिंग, करेक्ट है, मोमेंटरी रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, यह भी चीज पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अब मोमेंटरी करंट रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, करंट रेटिंग
ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो आप इसमें क्या करिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, जो फॉल्ट करंट आप निकालेंगे, सपोज करो फॉल्ट करंट IF आप निकाल लिए, है कि नहीं। फॉल्ट करंट जो जैसे जो सर्किट ब्रेकर जहां पे लगा हुआ है ऑब्वियसली उससे जाना चाहिए फॉल्ट करंट, ठीक है। अब फॉल्ट करंट आपको पता चल गया, और कैसे निकालते हैं फॉल्ट करंट उसका टेक्निक हम बता चुके हैं थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। तो फॉल्ट करंट आप निकाल लिए, उसमें डायरेक्ट आप 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या, मोमेंटरी करंट रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। करेक्ट है, समझ में आ गया। सर्किट ब्रेकर से आप करंट पहले निकाल लो, है कि नहीं, या ऑब्वियसली जहां पे फॉल्ट होता है ना तो वहीं पे फॉल्ट करंट ही तो सर्किट ब्रेकर से जाएगा ना, तो कहने का मतलब फॉल्ट करंट आप निकाल लो और उसमें डायरेक्ट 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोमेंटरी करंट आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वो सब जो करंट आप निकालते हैं ना वो स्टेडी स्टेट में निकालते हैं, करेक्ट है। वो सब जो फॉल्ट वॉल्ट करंट निकालते थे वो स्टेडी स्टेट कंसीडर करके आप निकालते हो, ठीक है। तो उसमें 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख रहे हो ना यहाँ पे लगभग डबल हो रहा है ना, तो इसलिए 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटरी करंट रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीज था, है ना। हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन पूछा नहीं गया है आज तक, करेक्ट है। लेकिन क्या पता पूछ दे, इस बार में भी पहली बार हो पूछ दे, है ना। लेकिन मोस्टली जो करंट पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन जो फॉल्ट करंट सब निकालना होता है, शॉर्ट सर्किट MVA सब जो निकालना होता है वही सब चीज पूछा जाएगा, करेक्ट है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है आपको सब समझ में आ गया, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखो हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ना चाहिए। कंफर्ट जोन वाली चीज तो पढ़ो ही, उससे बाहर वाली भी चीज पढ़ो, क्योंकि गेट वेट में जो क्वेश्चन पूछता है ना तो जनरली आउट ऑफ कंफर्ट जोन वाला क्वेश्चन पूछता है ना। तो जो करंट निकालना है, फॉल्ट करंट, शॉर्ट सर्किट MVA, वो सब तो सब बताते हैं, है ना। लेकिन ये सब चीज बहुत लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, क्या पता ये भी क्वेश्चन पूछ दे, है ना। तो चलो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट करो, फिर से पढ़ाई करो, कंप्लीट करो, रैंक लाना है तो, है ना, अच्छे से समझ के। और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। तो सब समझ में आ जाएगा, फिर सब हम आपको फिर से बता देंगे अगर आप बोलोगे तो, है कि नहीं, कैसे भी डाउट क्लियर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।